दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र फिजिक्स में अध्याय 9 किरण प्रकाश की एवं प्रकाश के यंत्र चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में दोस्तों मैं आपको यह इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। बाकी दोस्तों आप क्रम से तैयारी करना चाहते हैं अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक के, मैंने दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। तो क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तैयारी जीत की अब की बार बोर्ड एग्जाम में 95% पार के उद्देश्य हम क्या है लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, जो कि क्या है 2 अंकी वाले प्रश्नोत्तर रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है परावर्तन के नियम लिखिए। परावर्तन के नियम आपको 2 नियम होते हैं, परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम, दोनों नियम आपको तैयार करके रखने हैं दोनों के लिए। ओके, तो पहले अब आपके परावर्तन के नियम क्या है, आपका ये आपका क्या है कक्षा 10 में भी आपका चैप्टर था, उसमें भी आपने तैयार किए होंगे। ओके, परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम है आपका में 2 आपके नियम है। परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है आपका आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या है इसे समझ लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ क्या है आपकी आपतित किरण जो आने वाली, ओके, और यहाँ से आपकी पॉइंट से समझ लीजिए जो आपका प्रकाश है ये क्या है आपका परावर्तित हो जाता है इस प्रकार से। ओके, तो ये आपकी कहलागी आपतित किरण और जो आपकी ये कहलागी परावर्तित किरण, और इसके बीच में क्या है एक आपका अभिलंब इस प्रकार से। ओके, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण यहाँ जो बनता है दोनों के क्या होंगे इक्वल होंगे। साथ ही आपका आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब, ओके, ये तीनों क्या है एक ही तल में है तीनों, ये आपके दोनों नियम हो जाते हैं। ओके, इस प्रकार से नेक्स्ट हमारा संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वे 2 बिंदु जिनमें से एक पर वस्तु रखने पर दूसरे पर प्रतिबिंब बनता है तथा दूसरे पर वस्तु रखने पर पहले पर प्रतिबिंब बनता है, संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित 2 बिंदु, जिस पर हम क्या है 2 बिंदु है, अगर पहले वाले बिंदु पर हम क्या कर रहे हैं वस्तु रख रहे हैं तो दूसरे पर क्या बनता है प्रतिबिंब बनता है। अगर दूसरे पर हम वस्तु रख रहे हैं तो पहले वाले पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो अक्ष होता है जो भी हमारा फोकस होता है वो हमारा क्या है संयुग्मी फोकस कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है परावर्तक दूरदर्शी के 2 विशेषताएं लिखिए। तो 2 विशेषताएं कौन कौन सी है परावर्तक दूरदर्शी की आपको बतानी है। पहला इसमें प्रतिबिंब अपवर्तक दूरदर्शी की अपेक्षा क्या अधिक चमकीला बनता है। दूसरा है इससे बने प्रतिबिंब में वर्ण विपतन का दोष नहीं होता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है किसी माध्यम का वर्तनांक कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। बोर्ड एग्जाम में 22 में क्वेश्चन आ चुका है। तो किसी माध्यम का वर्तनांक प्रकाश से घनत्व, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और घनत्व पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अपवर्ती दूरदर्शी एवं परावर्ती दूरदर्शी में 2 अंतर लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आपका दिया हुआ है अपवर्ती और परावर्ती दूरदर्शी में अंतर। जो आपका अपवर्ती दूरदर्शी होता है इसमें क्या है केवल लेंसों का प्रयोग होता है, जबकि परावर्ती दूरदर्शी में लेंस और दर्पण दोनों का प्रयोग होता है। अपवर्ती दूरदर्शी में इससे बने प्रतिबिंब में वर्ग विथलन का दोष होता है, जबकि परावर्ती दूरदर्शी में जो भी आपका प्रतिबिंब बनता है वो वर्ग विफलन से दोष से क्या होता है मुक्त होता है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है लेंस के आवर्धन से क्या अभिप्राय है, इसका सूत्र लिखिए। तो एक लेंस के किसी वस्तु के प्रतिबिंब को जिस सीमा तक बढ़ाया या घटाया जा सकता है उसकी माप को क्या है लेंस का आवर्धन कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आवर्धन स्मॉल m बराबर होता है प्रतिबिंब का आकार बटे क्या होता है वस्तु का आकार। ये आपको अच्छे से याद रखना है, इससे आपके न्यूमेरिकल इससे अक्सर बनते हैं। ओके, अलग से हम क्या है न्यूमेरिकल भी आगे कवर करेंगे, तो ये आपको ये पॉइंट करके याद रख के रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हम देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, जो कि क्या है 3 अंकीय वाले प्रश्नोत्तर रहते हैं। पहला इसमें आपको तय करना है अपवर्तन के नियम क्या है समझाइए। तो अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। पहला है आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसे भी हम क्या डायग्राम, इसमें डायग्राम नहीं बनाया लेकिन पेपर में आप डायग्राम भी बना लीजिएगा किस प्रकार से रहने वाला है। देखिए एक ही तो ये आपका तल हो जाता है, इस प्रकार से आपका एक ही आपका ये तल हो जाता है। यहाँ इस प्रकार से हमने क्या है अभिलंब बना दिया है। ओके, तो यहाँ से आपकी हो जाती है आपकी ये दिया गई है आपकी आपतित किरण। ओके, और फिर यहाँ से ये आपकी हट जाती है इस प्रकार से, तो ये आपकी होती है आपतित किरण, ये हो जाती है आपकी अपवर्तित किरण। ओके, इसके बाद दोस्तों क्या कहा जा रहा हमारा कि आपतित किरण और जो आपकी क्या हो जाती है अपवर्तित किरण और ये आपका अभिलंब, ये तीनों क्या होता है एक ही पॉइंट से आपके निकलते हैं, तो इसकी ये आपकी बात की जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो पॉइंट होता है जैसे क्या है नेक्स्ट सेकंड वाले पॉइंट को स्नेल का नियम भी कहते हैं कि किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ज्या यानी आपको साइन से लेना है। ओके, तो आपका आपतन कोण की ज्या यानी साइन में आपका क्या रखना है आपतन कोण। ओके, और साइन में अपवर्तन कोण, तो इनका ये हमेशा निकालेंगे आप, तो ये कहें नियतांक आएगा। तो अब आप देख लेते हैं यहाँ ये हो जाता है आपका 200
यहाँ हो जाता है दोस्तों आपका आपतन कोण, ये हो जाता है आपका दोस्तों अपवर्तन कोण। इसे हम क्या है आई कहते हैं और इसे हम क्या है आर से डिनोट करते हैं। इस प्रकार से रहता है आपका। ओके, तो यहाँ होता है साइन आपका आई बटे साइन आर बराबर होता है दोस्तों आपका क्या रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, नीतांक आएगा, नीतांक रहता है, ये आपका रहता है। ओके, तो ये आपको पॉइंट रखना है। और नॉर्मल आपसे 2 नंबर में पूछ लिया जा सकता है, एक वाक्य नहीं पूछ लिया जा सकता है। स्नेल का नियम लिखिए तो यही आपको बताना, ये आपका स्नेल का नियम भी कहलाता है। तो ये 2 आपके जो होते हैं नियम, ये आपके अपवर्तन के नियम है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 शर्तें लिखिए, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये हो सकता है आपको। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में आपको जान लेना है, फिर उसकी आवश्यक शर्तें जानना है, उसका अनुप्रयोग जानना है, और फिर उसका क्या है डायग्राम जान लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से आपके बनता है। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में क्वेश्चन आ चुका है, एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में माध्यम में जाती है। ये इसमें कंडीशन आप यही इसकी कंडीशन है, क्योंकि सघन से क्या जाना चाहिए, हमेशा विरल में जाना माध्यम में जाना चाहिए। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है, तब सघन माध्यम में उस किरण के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर वह किरण परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को हम क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। एकदम अच्छे से याद रख लेना, बिल्कुल एज इट इज आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। ये आपका डायग्राम रहने वाला, बिल्कुल सिंपल डायग्राम है। इस प्रकार से ये आपका दिया हुआ डायग्राम ये आपको बनाना है। ओके, जिसमें आपको यहाँ बताया जा रहा है। ओके, यहाँ लिखा हुआ है आई बड़ा है सी से, यानी आपतन कोण का मान क्या है, ये सी यानी क्रांतिक कोण से आपका ज़्यादा होना चाहिए, तब ये आपका ये क्या होता है, ये घटना होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। बस यही आपकी शर्तें भी हो जाती हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त में क्या है कि पहला कंडीशन है कि प्रकाश की जो किरण होनी चाहिए वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, ना कि क्या है विरल से माध्यम से सघन में नहीं चलेगी, सघन माध्यम से क्या है विरल में चलेगी। सघन माध्यम से पानी से दोस्तों क्या है हवा में जानी चाहिए, ये कहलाएगा का सघन से क्या है विरल में माध्यम में जाना, इस प्रकार से। दूसरा कंडीशन ये है कि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, और इन्हीं 2 पॉइंट से आपकी क्या परिभाषा बन जाती है। ओके, तो क्या होना चाहिए, सघन माध्यम में आपतन कोण का जो मान होता है, आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, आई कहते हैं। ओके, और क्रांतिक कोण को सी। तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से हमेशा क्या है ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना होगी। तो ये हो जाती है आपकी, यही आपकी परिभाषा, और ये आपकी इस प्रकार से आपको शर्तें बता देनी पॉइंट बना करके। अनुपयोग क्या, इसका उपयोग क्या करते हैं हम, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो प्रकाशिक तंतु बनाने में इसका उपयोग होता है, मरीचिका में इसका उपयोग होता है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। और डायग्राम पूछा जाता है तो डायग्राम बिल्कुल सिंपल है, ये आपका दिया इस प्रकार से। ओके, हमने दिखा देना है कि आपका आपतन कोण का मान ज़्यादा होना चाहिए क्रांतिक कोण से, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों एग्जाम में लिखना है, बोर्ड एग्जाम में लिखना है, सेम उसी प्रकार से मैंने बिल्कुल आंसर तैयार किए हैं। ओके, कुछ भी अलग से बनावटी नहीं है। ओके, तो ये एज इट इज जैसा मैं आपको लिख रहा हूँ ऐसे ही आपको लिखना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तारे टिमटिमाते हैं, कारण लिखिए। ओके, चलिए समझ लेते हैं तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ओके, वायुमंडल में वायु की विभिन्न परतों के घनत्व भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब क्या है, जो वायुमंडल है, वायुमंडल क्या है, जो हवाओं की एकदम परतें बनी हुई है, अलग अलग हवाओं की क्या है परतें बनी हुई हैं। ओके, भिन्न भिन्न परतें हैं जिनका घनत्व भी अलग अलग है, जिसमें से उनके अपवर्तनांक भी भिन्न भिन्न होंगे। देखिए, घनत्व अलग अलग होंगे तो अपवर्तनांक भी क्या है भिन्न भिन्न होंगे। लेकिन वायु में संवहन धाराएं जो हवा, ताप परिवर्तन आदि के कारण उत्पन्न होती हैं, के कारण इन परतों के घनत्व अपवर्तनांक लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। इस कारण किसी तारे से निकलने वाली प्रकाश किरण जब वायुमंडल की परतों से गुजरती है तो वह अपने मार्ग लगातार बदलती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण की संख्या बदलती रहती है, जैसे प्रेक्षक को तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। क्या बताया जा रहा है वो, इसके भी हम थोड़ा चित्र के साथ समझने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार से, तो पहले हमारा स्टार होना चाहिए, ये हमारा स्टार हो जाता है। ओके, ये स्टार है हमारा, और यहाँ भैया ये क्या है प्रेक्षक खड़ा हुआ है इस प्रकार से। ओके, ये पृथ्वी पर क्या है प्रेक्षक दिख रहा है बढ़िया तारे को। ओके, और यहाँ भी है वायुमंडल, तो वायुमंडल में जो हवा की जो इस प्रकार से परतें होती हैं, ओके, सबका घनत्व अलग अलग रहता है, सबका अपना अपना घनत्व रहता है। ओके, अब यहाँ से जो इसकी तारे से निकलने वाली जो प्रकाश किरण है वो इस प्रकार से निकली। ओके, प्रकाश किरण निकली, फिर घनत्व के कारण इस प्रकार से मुड़ जाती है, और इसमें क्या है लगातार अपवर्तन होता रहता है। ओके, लगातार अपवर्तन के कारण क्या होता है, इस प्रकार से होता है, फिर ज़्यादा घनत्व, कम घनत्व, कहीं बहुत ज़्यादा घनत्व मिलता है, कम घनत्व, इस प्रकार से क्या है निकलती है। ओके, टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग निकलती रहती हैं किरणें। ओके, प्रकाश की किरणें, जिससे क्या होता है जब आंख में आता है तो इसी बार से लगातार आता है, बदल बदल के आता है, फिर कहीं से यहाँ से आया, यहाँ से आया, तो इसलिए इसे क्या है चमचमाता हुआ दिखता है तारे की तारा। ओके, ये इस प्रकार से रहने वाला है।
तो सिंपल आप समझ गए होंगे किस प्रकार से आपको लिखना है कि वायुमंडल में जो हवा की परतें होती हैं वो क्या है, जो विभिन्न परतें हैं वायु की, उसमें अलग अलग घनत्व होता है, अलग अलग घनत्व होता है, तो उनका बर्तनांक भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे जो क्या है तारे से जो किरण निकलती है, प्रकाश की किरण निकलती है, वो लगातार अपना क्या है मार्ग बदलती रहती है। लगातार मार्ग बदलने से रहने से जो प्रेक्षक होता है, जो व्यक्ति होता है, जो पृथ्वी से देख रहा है उस तारे को, तो उसकी जो प्रकाश की किरणों की संख्या क्या है उसके आंखों से लगातार बदलती रहती है, इसलिए उसे क्या है तारा टिमटिमाते हुए दिखता है, चमकता हुआ दिखता है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगर आप क्या है क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, अनुराग सारी क्लासेस के क्लास 12 फिजिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में मिलेगा क्या, ऑल चैप्टर आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, ऑल चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगा, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा, और विशेषकर ये कोर्स एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए रहने वाला है। ओके, तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 89 इस दिए गए व्हाट्सएप में मैसेज करके आपके कंप्लीट मटेरियल प्राप्त कर लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ही कम समय में अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम की। आगे देख लेते हैं आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा आपको तैयार कर लेना है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय सूक्ष्मदर्शी में अंतर। चलिए इसे देख लेते हैं। खगोलीय सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतर इंपॉर्टेंट है, शायद बोर्ड एग्जाम में 22 में क्वेश्चन आ चुका है, एक बार अच्छे से आपको तैयारी से करके रखना है। तो देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय सूक्ष्मदर्शी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है यह निकट स्थित छोटी वस्तुओं के आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, जबकि खगोलीय दूरदर्शी यह अत्यधिक दूरी पर स्थित बड़ी वस्तुओं को आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। देखिए दोनों का काम क्या है, दोनों का काम है छोटे को बड़ा दिखाना, दोनों काम क्या है छोटे को बड़ा दिखाना। लेकिन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है वो क्या करता है, पास में रखी जो आपका एक आपके बायोलॉजी की जो आपकी लैब है उसमें जो आपका रहता है वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी रहता है, क्योंकि पास में जो छोटी सी चीज़ रखी है उसको बड़ा दिखाता है। लेकिन वो क्या है वो जो भी रहता है वो क्या है पास में रहता है, जो भी चीज़ को बड़ा देखना है। लेकिन खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग किस में करते हैं हम, क्या है जो तारों को देखने के लिए, ओके, जो ग्रहों को देखने के लिए। अब यहाँ से पृथ्वी से हम क्या है बहुत ज़्यादा दूर ग्रहों को देख रहे हैं बड़ा रूप में, ओके, तो खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग होता है। मतलब अत्यधिक दूर जो स्थित वस्तु है वो छोटी दिख रही, तो हम उसे बड़ा देखने के लिए क्या खगोलीय का उपयोग करते हैं। निकट रखी जो छोटी वस्तु उसका बड़ा देखने के लिए हम क्या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का करते हैं। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, इसमें अभिदर्शक की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी से कम होती है, जबकि खगोलीय दूरदर्शी में इसमें अभिदर्शक की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी से क्या है बहुत अधिक होती है। फिर इसमें अभिदर्शक और नेत्रिका की फोकस दूरी में क्या है अंतर बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत क्या है पास की चीज़ दिखने, तो इसलिए क्या है दोनों में फोकस दूरी और अभिदर्शक में अंतर बहुत कम है। जबकि खगोलीय दूरदर्शी में क्या है अभिदर्शक और नेत्रिका की फोकस दूरी में क्या अंतर अधिक होता है। संयुक्त दूरदर्शी में क्या होता है कि इसमें प्रतिबिंब सदैव क्या है वास्तविक वस्तु से बड़ा बनता है, खगोलीय दूरदर्शी में इसमें प्रतिबिंब सदैव वास्तविक वस्तु से क्या हो छोटा बनता है। तो ये हो जाते दोस्तों आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी खगोलीय सूक्ष्मदर्शी आंसर। अच्छे से दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, समझ कर थोड़ा तैयार है, समझिएगा भी रटिएगा, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ओके, समझना भी पड़ेगा, बहुत चीज़ें आपको रटना पड़ेगा, सब आप एक साथ लेकर चलिएगा और अच्छे से तैयार करते जाइएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे लॉन्ग वाले क्वेश्चन आंसर, ओके, क्या आपके 3 से 4 5 क्वेश्चन हैं, जो 4 नंबर में उनमें से एक ना एक आता है, 5 से 6 क्वेश्चन हैं जिन्हें आप तैयार कर लेते हैं, वहाँ से 4 नंबर के एक ना एक क्वेश्चन आना है। ओके, वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबी हो जाएगी, अगर दोस्तों आप प्रॉपर उसे तैयार कर लेते हैं, ओके, तो फिर आपका क्या है कंप्लीट ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। खास बात है एक ही वीडियो में दोस्तों आपके पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट कवर करा देता हूँ, इसलिए अच्छे से तैयार करते जाइएगा। दोस्तों अब हम दोस्तों इस चैप्टर के धीर द्वितीय प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ओके, तो आपको इस चैप्टर से लगभग 6 क्वेश्चन तो आपको तैयार करके रखने ही हैं, जो इस वीडियो में आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। वीडियो काफ़ी लंग हो जाएगी, लेकिन दोस्तों ये जो क्वेश्चन जो 6 रहते हैं अधिकतम विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी इन लॉन्ग वाले क्वेश्चनों से डरते हैं, लेकिन डरने से कुछ फायदा नहीं है। अगर आप इन क्वेश्चनों को नहीं करते हैं 4 नंबर आपके छूट जाएंगे पेपर में। ओके, यहाँ से 6 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, 6 से 7 जो क्वेश्चन हैं, यहाँ से दोस्तों आपका एक ना एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आना है, 4 नंबर पक्का हो जाएंगे, हर साल आपका आता है, फिक्स रहता है। ओके, तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन है उत्तर लेंस के लिए सिद्ध कीजिए। ओके, ये आपको उत्तर लेंस के लिए फॉर्मूला है, इसको आपको सिद्ध करना है। क्या है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये आपका दिया फॉर्मूले से आपको उत्तर लेंस के लिए सिद्ध करना है। ओके, अब देखिए उत्तर लेंस के लिए अलग होता है, उत्तर लेंस के लिए आ सकता है आपका अवतल लेंस के लिए आ सकता है, लेकिन पेपर में अक्सर आपका उत्तर लेंस के लिए आता है, एमपी बोर्ड एग्जाम 19 में भी आ चुका है। ओके, तो उत्तर लेंस के लिए आपको तैयार करके रखना ही है। ओके, जब ये सीख जाते हैं तो अवतल का भी आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते, किस प्रकार से हमारा रहने वाला है, कैसे हमें इसको निकालना है इस फॉर्मूले को। देखो डायग्राम किस प्रकार से रहने वाला है। उत्तर लेंस तो आप जानते हो किस प्रकार से आपका बनता है। उत्तर लेंस में क्या होता है कि जो आपका किनारों के भाग क्या होता है चपटा रहता है, और बीच का जो भाग होता है उभरा रहता है। ओके, फिर ये आपका किस प्रकार से क्या होने वाला है कि यहाँ आपकी एक वस्तु रखी हुई है,
और वस्तु से निकलने जो किरण निकल रही है अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर ही, आपकी क्या है मुख्य अक्ष है, ओके, तो मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है अगर जो भी रेखा, वो क्या हो जाती है फोकस से गुजरती है। ये आपका कंसेप्ट रहता है। अगर आपने शुरू से जैसे पढ़ा होगा पूरे चैप्टर को, तो सबसे शुरू में यही पढ़ाया जाता है कि वस्तु से निकलने वाली जो किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो क्या है फोकस से निकलती है, तो फोकस से चली जाती है। दूसरी आपकी किरण इस प्रकार से निकलने वाली है। जो दोनों जो रेखाएं जब एक ही पॉइंट में जिस पॉइंट में मिलती है वहाँ क्या बनता है प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, ओके। अब यही आपको केवल बता देना है, लिख देना है कि माना कोई वस्तु ए बी उत्तल लेंस एल के सामने, यहाँ हमने सी माना तो यहाँ सी लिख दीजिए, ओके। सी मान सकते हैं आप, एल मान सकते हैं लेंस के लिए। तो सी के सामने मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है जिसका प्रतिबिंब क्या है ए डैश बी डैश बनता है। मतलब बस केवल आपको इतना बताना है, ओके। थ्योरी ज़्यादा नहीं लिखनी है क्योंकि इतना बड़ा थ्योरम वैसे ही रहता है, सॉल्व करने में लंबा हो जाता है, तो थ्योरी आपको ज़्यादा नहीं लिखनी। इसके बाद दोस्तों आपको किस प्रकार से निकालना है, चलिए इसे हम देख लेते हैं। तो आपको दोस्तों इसके लिए पता होना चाहिए समरूप त्रिभुज क्या है। तो दोस्तों आपने कक्षा 10वीं के अध्याय 6वें में आपका समरूप वाला पूरा चैप्टर है। तो समरूप त्रिभुजों के क्या गुण होते हैं, जो समरूप दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, अनुपात में होती हैं। तो यहाँ हमको यहाँ दो त्रिभुज देख रहे होंगे। एक है हमारा ए ओ बी, ये वाला त्रिभुज ए ओ बी, और दूसरा हमारा त्रिभुज है ए डैश ओ और बी डैश, ये वाला त्रिभुज, ओके। तो ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या है समरूप हैं। चूंकि ये दोनों हमारे त्रिभुज क्या है समरूप हैं, इसलिए इनकी क्या है संगत भुजा क्या है अनुपात में होगी। तो ये इस पहले वाले के लिए, इस वाले ओ ए बी त्रिभुज के लिए जो संगत भुजा इसकी क्या है ए बी है। ए बी अगर हम संगत भुजा माने तो इसके लिए क्या हो जाएगी, जब इसकी ए बी है तो इसकी संगत भुजा क्या है ए डैश बी डैश है, तो ये क्या है उसके अनुपात में होगी। वही हमने यहाँ बता दिया इस प्रकार से। इसी प्रकार से अगर हम ओ बी संगत भुजा लेते हैं, इस त्रिभुज की ओ बी लेते हैं, तो इस त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगी, इस त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा आपका ओ ओ बी डैश हो जाएगा, ओ बी डैश हो जाएगा। यहाँ ओ बी है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज के लिए ओ बी डैश हो जाएगा। तो ये हमारे क्या है अनुपात में होते हैं, तो ये हमारा समीकरण 1 बन जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों अब हम 2 और त्रिभुज लेना है हमको। कौन कौन से त्रिभुज लेना है, एक लेना है हमको सी ओ एफ, ये वाला त्रिभुज। नेक्स्ट हमको लेना है आपका त्रिभुज लेना है ए डैश बी डैश एफ, ये 2 त्रिभुज लेना है। एक आपको ओ एफ सी, दूसरा हमारा ए डैश बी डैश एफ। ये 2 त्रिभुज हैं समरूप हैं, इनकी हमें क्या संगत भुजा भी क्या है अनुपात में होगी। तो यहाँ ओ सी हम लेकर लेते हैं, तो ओ सी के संगत भुजा यहाँ क्या हो जाएगी, यहाँ संगत भुजा हो जाएगी ए डैश बी डैश। इसी प्रकार से यहाँ हम लेते हैं अगर ओ एफ लेते हैं तो इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी हमारा बी डैश एफ हो जाएगी। ये इस प्रकार से हमारा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ हम देख सकते हैं, चित्र से देख सकते हैं कि ओ सी है, ओ सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। ओ सी इक्वल टू क्या है ए बी है, तो ये समय यहाँ बता देना है। तो ये हमारा बनता है यहाँ, ओके। सेकंड जब हम 2 त्रिभुज लेते हैं सेकंड टाइम में, तो हमारे ये इस प्रकार से हमारा बनता है समरूप की कंडीशन में, ओके। इनकी संगत भुजाएं अनुपात में होती हैं। ओसी के स्थान पर दोस्तों हम ओसी और ए बी क्या है इक्वल है, चित्र से हम देख चुके हैं। तो ओसी के स्थान पर क्या लिख देंगे हम ए बी लिख देंगे, इस प्रकार से हमारा हो जाता है। इसको समीकरण 1 दे दिया था पहले वाले को, ये हमारा बन जाता है समीकरण 2। अब दोस्तों हम समीकरण 1 और समीकरण 2 में देख सकते हैं जो हमारे यहाँ LHS है, देखिए ये दोनों के यहाँ बराबर है, ओके। एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड भी हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा साइड भी क्या हो जाएगा हमारा बराबर हो जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों हमारा क्या है समीकरण 1 2 से हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है कि ये हमारे आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इन सबके हमें क्या है मान निकालने हैं चित्र से देखकर। तो ये हमारे यहाँ निकल कर आता है, इनका हम वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें देखिए ओ बी की वैल्यू चाहिए है, ओ और बी। ओ बी हमारा क्या है, देखिए यहाँ हमारे लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी को हम क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी को यू से दर्शाते हैं। और लेंस से अगर हमारे जो प्रतिबिंब की दूरी होती है इसे हम भी से कहते हैं। फोकस दूरी को हम क्या है एफ कहते हैं, ओके। तो ओ भी हमारी क्या है यहाँ वस्तु की दूरी है, लेंस से वस्तु की दूरी, इसे हम क्या है यू से बताते हैं उसे। लेकिन अगर हम क्या है जिस दिशा में अगर लाइट आपकी जो किरण जा रही है उसी दिशा में अगर हम मान लेते हैं तो हमारा क्या है प्लस चिन्ह में आता है। लेकिन उसके हम विपरीत यहाँ नाप रहे हैं इस प्रकार से, तो यहाँ क्या है आपका माइनस आ जाएगा। ये इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि आपका भी LHS आपके लेंस में अगर LHS साइड आप ले रहे हैं, ओके, इस साइड, तो फिर आपका कौन सा रहने वाला है आपका यहाँ आपका ऋणात्मक रहने वाला है, जबकि इस साइड आपके दूसरे साइड ले रहे हैं तो आपका धनात्मक रहने वाला है, ओके। अब यहाँ ओ बी डैश का इसकी वैल्यू निकालते हैं, ओ बी डैश, ओ और बी डैश। ओ बी डैश हमारा क्या है, ये हमारा प्रतिबिंब है। तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी भी होती है, ओके। ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद ओ एफ हमारा क्या है, ओ है हमारा फोकस दूरी, इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। अब बी डैश एफ, तो बी डैश एफ की हमें वैल्यू चाहिए, तो जो नॉर्मल तरीके से हमें पता नहीं चलने वाली है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ओ आपका यहाँ क्या है बी डैश एफ है, ओके। तो इसको हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं कि अगर हम ओ बी डैश में से हम कैसे माइनस कर दें, ओ एफ को माइनस कर दें। ये हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, इसके स्थान पर बी डैश एफ के स्थान पर ओ बी डैश माइनस ओ एफ लिख सकते हैं, ओके। तो बस ओ बी डैश की वैल्यू हमें पता ही हम निकाल ही चुके हैं कि भी होती है। और फिर इसके बाद हमारा ओ एफ के क्या है स्मॉल एफ होते हैं। तो ये हमारा कंडीशन यहाँ बनकर आ जाती है। इसकी आगे देख लेते हैं।
तो बस यही आपका यही बताया जा रहा है यहाँ। देखिए यहाँ हमने पहले ही लिख लिया है बी डैश एफ की वैल्यू इस प्रकार से निकलने वाली है, क्योंकि इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम लिख नहीं सकते हैं, इसलिए इस प्रकार से लिखा गया है। चिन्ह परिपाटी से हम क्या है सबकी वैल्यू ये सब जानते ही हैं। ओके, तो समीकरण 3 में हमने क्या है इन सबकी वैल्यू रख दी है, तो हमारा ये आ जाता है। बस हम क्या है इसका त्रियक गुणा कर देते हैं, इसका गुणा कर हो जाएगा हमारा। ओके, अंदर इसका गुणा हो जाएगा तो ये आ जाता है। फिर हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में यू बी एफ, यहाँ यू है सभी आपके यू है। ओके, यू बी एफ का क्या है भाग कर देंगे। जब यू बी एफ का भाग करेंगे तो इस प्रकार से हमारा आ जाता है। लास्ट में हमारा क्या आएगा, 1/f बराबर हो जाएगा आपका 1/b माइनस 1/u, और यही हमारा क्या है उत्तर लेंस के लिए लेंस सूत्र है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लेंस के लिए लेंस सूत्र निकालना है। नेक्स्ट दोस्तों अब आपको क्वेश्चन तैयार करना है, लेंस से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाते हुए अपवर्तन सूत्र, लेंस निर्माता सूत्र। अपवर्तन सूत्र को क्या कहते हैं, लेंस निर्माता सूत्र कहते हैं। लेंस निर्माता सूत्र हमारा ये दिया हुआ है, इसकी हमें स्थापना करना है जहाँ प्रतीकों के समान अर्थ है, यानी लेंस निर्माता सूत्र हमें क्या है ये हमारा जो होता है इसको हमको निकालना है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, चलिए देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट अब एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आ चुका है, तो बहुत 25 में आपके आने के हाई चांस है। तो लेंस निर्माता सूत्र अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, अगर आपके केवल लेंस निर्माता सूत्र आता है तो चाहे उत्तल से निकालें अवतल से निकालें, फिर कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी आप निकाल सकते हैं। मैं तो यहाँ आपको क्या है दोनों डायग्राम बता दूंगा, लेकिन आपको क्या है एक ही करना है, उत्तल से करें या अवतल से करें। ओके, इसके साथ ही अगर जो अभी हमने पिछले वाला देखा तो पेपर में लिख कर आता है उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र लिखिए, तो फिर जो मैंने आपको पहले बताया वो आपको करना है। लेकिन केवल सिंपल इस प्रकार से लिख कर आता है लेंस निर्माता सूत्र, तो इस प्रकार से, तो फिर जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ ये आपको तैयार करना है। तो पहले लेंस निर्माता सूत्र होता क्या है इसे हम जान लेते हैं। तो लेंस निर्माता सूत्र क्या है, किसी लेंस की फोकस दूरी, कोई भी लेंस है उसकी फोकस दूरी है और पदार्थ का अपवर्तनांक जिसे हम म्यू से दर्शाते हैं, तथा उसकी वक्रता त्रिज्याओं का संबंध दर्शाने वाला जो सूत्र होता है उसे हम क्या है लेंस सूत्र कहते हैं। और लेंस सूत्र आपको अच्छे से याद रखना है। उत्तल लेंस के लिए जो मैं आपको लेंस सूत्र बता चुका हूँ, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, इनको सीधे आपको डायरेक्ट याद भी रखना है, क्योंकि ये क्या है आपके एक वाक्य में पूछ लिए जाते हैं कि लेंस निर्माता सूत्र लिखिए, एक वाक्य में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आपको ये सब क्या रटे होने चाहिए। तो आपका आप क्या 1/f बराबर म्यू माइनस 1, ओके, 1/a आपका r1 माइनस 1/r2, ये आपका होता है लेंस निर्माता सूत्र। इसको ही हमको निकालना सीखना है। जो 4 नंबर का क्वेश्चन आपकी सभी अब मैं आपको बता रहा हूँ, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सूत्र का निगमन किस प्रकार से होने वाला है, ये आपके साइड मैंने बनाया उत्तल लेंस, ये आपका अवतल लेंस। पेपर में दोस्तों केवल आपको एक ही बनाना है, आपका काम चल जाएगा। अब तो क्या है उत्तल लेंस से आप करिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैंने आपको दोनों समझाने के लिए हम बना दिए हैं। और उत्तल लेंस आपका क्या कहलाता है, उत्तल लेंस में क्या होता है जो किनारे होते हैं वो आपके दबे हुए होते हैं, जबकि जो बीच का हिस्सा होता है वो उठा हुआ होता है। जबकि अवतल लेंस में क्या होता है जो किनारे भाग होते हैं वो उठे हुए होते हैं, जबकि बीच का हिस्सा क्या है दबा हुआ होता है। इस प्रकार से रहते हैं। यहाँ हम समझ लेते हैं किस प्रकार से रहने वाला है, डायग्राम समझ लेते हैं तो आपका आसान हो जाएगा। ओके, ये आपका जो लेंस है यहाँ 2 पृष्ठ काम करेंगे। ओके, 2 पृष्ठों की सहायता से हम करेंगे। एक आपका ए बी पृष्ठ है, आपका सी डी पृष्ठ है। पहले ए बी पृष्ठ के लिए हम बात करते हैं। ए बी पृष्ठ के लिए जहाँ से आपका किरण चलती है, तो यहाँ पर जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है आपका I1 यहाँ प्रतिबिंब बनता है। ओके, I1 प्रतिबिंब बनता है। फिर हम अगर दूसरा यहाँ लेते हैं पृष्ठ, सी डी पृष्ठ लेते हैं, तो सी डी पृष्ठ के लिए जो I1 जो प्रतिबिंब बना हुआ है पहले, ये क्या वस्तु का कार्य करने लगता है, और वस्तु का कार्य करता है जब इसका प्रतिबिंब बनता है, दूसरे पृष्ठ का प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है I पर बन जाता है। ओके, तो दूसरे पृष्ठ के लिए जो I1 है, जो पहले वाले ए बी पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब था वो क्या है वस्तु का कार्य करने लगता है, और जब इसका दूसरे पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है आपका I पर बनता है। इस प्रकार से आपका रहने वाला है। यहाँ हम देख लेते हैं, अगर हम आपसे पूछा जाए कि वस्तु की दूरी क्या है आपकी, तो यहाँ आपकी वस्तु रखी हुई है, तो ये आपकी यू दी हुई है। प्रतिबिंब की दूरी को हम बी से दिखाते हैं। ओके, इस प्रकार से आपका रहने वाला है। चलिए एक क्रम से हम देख लेते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। तो माना लेंस से वस्तु की दूरी क्या होगी, यू होगी। वस्तु की दूरी को यू से और प्रतिबिंब की दूरी को बी से हम दर्शाते हैं। प्रतिबिंब I1 की दूरी, प्रतिबिंब I1 की दूरी क्या हो जाएगी, V1 हो जाएगी। देख सकते हैं आपकी I1 है, इसके लिए हम क्या है जो दूरी होती है ये क्या है, ये भी एक प्रतिबिंब के काम कर रहा है, इसलिए आपकी है I1 के लिए V1 हो जाएगी दूरी। प्रतिबिंब I2 के लिए क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब ये हमारा I2 है, इसके लिए जो हमारी दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, V हो जाएगी। ओके, I2 को लिखें या I बस आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप I2 कर लीजिएगा या I बस आप रहने दीजिएगा। ओके, अब हम क्रम से देख लेते हैं। पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ ए बी द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब I1 पर बनता है। ये आपका पहला पृष्ठ ए बी है। जब पहले पृष्ठ से जो यहाँ वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, आपका कहाँ बनता है, I1 पर बनता है। यहाँ आपका बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। ओके, ये पहले पृष्ठ के लिए। तब आपका अपवर्तन सूत्र आपको जानना चाहिए, इसमें आपको अपवर्तन सूत्र आपको लगाना पड़ेगा, तब आप लेंस निर्माता सूत्र निकाल पाएंगे। अपवर्तन सूत्र आपका क्या होता है, तो अपवर्तन सूत्र होता है गोलीय पृष्ठ के लिए आपको अपवर्तन सूत्र आपको ये याद रखना है, म्यू अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू होता है दोस्तों आपका म्यू माइनस 1 अपॉन क्या होता है आर। ये आपका होता है गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र। इसकी सहायता से हम क्या है इसको लेंस निर्माता सूत्र को निकालने वाले हैं। तो इसलिए आपको ये गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र का ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है। ओके, ये आपका क्या है म्यू है। ओके, ये म्यू है।
ये आपका इस प्रकार से रहने वाला है। चलिए देख लेते हैं। तो यस इसी का हम यूज करेंगे। तो यहाँ इसी के यूज करते हैं, अपवर्तन सूत्र से हम लिखते हैं। तो बस यहाँ क्या करते हैं, पहले प्रश्न के लिए हम निकालना है, फिर इसी बार से हम क्या है दूसरे प्रश्न के लिए निकालेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो कि म्यू के स्थान पर आपका म्यू हो जाएगा। फिर यहाँ हमारा क्या है भी रखना है। भी यानी क्या होता है, भी होती है प्रतिबिंब, ओके, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा, कहाँ बन रहा है, I1 पर बन रहा है। तो I1 के लिए क्या है, V1 हो जाएगी प्रतिबिंब, ओके, तो V1 हो जाता है। इसके बाद माइनस लगा देना, 1 माइनस यू, ओके। यू क्या है हमारा, यू वस्तु की दूरी हो, वही हमने क्या माना है। वस्तु की दूरी क्या है, लेंस से वस्तु की दूरी क्या है, यू है, तो यू एज इट इज लिख दिया है। म्यू माइनस 1, और अब यहाँ पहले प्रश्न के लिए काम कर रहा है, इसलिए यहाँ R1 लिख दिया गया, कंप्लीट हो जाता है। और म्यू यहाँ क्या है, एक लेंस के पदार्थ का वर्तनांक है। आगे देख लेते हैं। इसी बार से दोस्तों हम जो दूसरा प्रश्न है CD, इसके लिए भी आप क्या है अपवर्तन सूत्र लगाएंगे। चलिए दोस्तों दूसरे प्रश्न के लिए किस प्रकार से होने वाला है मैं आपको यहीं बता देना। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है CD के लिए, इसके लिए किस प्रकार से होगा, तो यही हमें अपवर्तन सूत्र लगाना है। म्यू यहाँ म्यू के स्थान पर हो जाएगा 1/μ हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका है जो आपका अपवर्तनांक है यहाँ बदल रहा है, ओके, माध्यम बदल रहा है, इसलिए आपका वर्तनांक बदल जाएगा। बी क्या है हमारा, बी हमारी लेंस से क्या है प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ प्रतिबिंब जो कहाँ बन रहा है आपका I पर बन रहा है, I पर बन रहा है। दूसरे पृष्ठ के लिए क्या करता है, जो आपका ये पहला वाला प्रतिबिंब है I1, ये वस्तु का कार्य करता है, ओके। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है आपका I पर बनता है। तो I से आपका क्या हो जाता है दूरी, हम भी हो जाती है, तो आपका भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ओके। इसके बाद होता है आपका -1। अब U क्या है आपका, U है वस्तु, ओके, वस्तु। तो अब वस्तु क्या है आपका यहाँ I2 है। दूसरे प्रश्न के लिए जो I2 है वो वस्तु का कार्य करता है। तो यहाँ से आपकी क्या हो जाएगा दूरी, ये अब आपकी दूरी क्या है V1 है, ओके। तो V1 आपका यहाँ हो जाएगा, ओके। अब म्यू के स्थान पर हमें 1/μ करना पड़ेगा, -1। R से क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा हमारा। इस प्रकार से दोस्तों हमारा समीकरण बनने वाला है दूसरा पृष्ठ के लिए। तो यही आपका लिखा हुआ दूसरे प्रश्न के लिए I1 का प्रतिबिंब I पर बनता है, अतः क्या वर्तन सूत्र से आपका इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1/μ है, ऊपर 1/μ है, दोनों से 1/μ है, ओके। इसको आपको हटाना है, तो हम दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, म्यू का गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में म्यू का गुणा करेंगे, तो ये हमारा म्यू ऊपर वाली से हट जाएगा, यहाँ आपका म्यू आ जाएगा, यहाँ भी ऊपर म्यू हट जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। बस हमारे इसको क्या है समीकरण 2 नाम दे देंगे। तो जो एक पहले प्रश्न से हम एक समीकरण निकाल चुके हैं, दूसरे प्रश्न से एक समीकरण निकाल दिया है। दोनों समीकरणों को हमें क्या है करना है, जोड़ देना है। दोनों समीकरण हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये म्यू -μ V1 है, और पहले वाले समीकरण में भी माइनस आपका म्यू V1 है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा दिया हुआ है, ओके। ये इसमें क्या है प्लस, यहाँ प्लस म्यू V1 है, उसमें माइनस म्यू V1 है, दोनों क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचता है, 1/b माइनस 1/u इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा। ये दोनों आप आपस में क्या जुड़ जाएंगे, इस प्रकार से रह जाएगा, ओके। ये एजेटेस रहेगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, u -1 आप यहाँ कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ से देखिए कॉमन तो ले नहीं सकते हैं, लेकिन इसलिए क्या है यहाँ से हम क्या है माइनस कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या है 1 - u क्या बन जाएगा, u -1 बन जाएगा, ओके। इसलिए यहाँ क्या है आपका माइनस है, प्लस की यहाँ माइनस क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ से कॉमन ले लिया गया माइनस को, इसलिए म्यू -1 बनाने के लिए। तो म्यू -1 हमारा कॉमन आ जाएगा, फिर क्या बचेगा हमारा, ये अंदर बचने वाला है 1/r1। अब माइनस क्यों आ गया, क्योंकि इसको हमने क्या है 1 माइनस म्यू को क्या बनाया है, u -1 बनाया है, इसलिए हम माइनस कॉमन ले लिया गया है, 1/r2 आ जाएगा। इस बार से हमारा रहने वाला है और ये कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम जानते हैं ये सबसे पहले शुरू में सबसे चैप्टर स्टार्ट होता है, यही कंडीशन सिखाई जाती हैं कि कहाँ वस्तु रखी जाए तो कौन सा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु अगर अनंत पर रखी हो तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु फोकस पर रखी हो तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु अनंत और फोकस के बीच में कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। सबसे पहले यही बेसिक सिखाया जाता है। अब मैं क्या आपको डायरेक्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, तो बीच बीच से जो आपके सिलेक्टेड है उसकी बात कर रहा हूँ, ओके। बेसिक में अभी को गायब कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपका जानना आपको जरूरी है कि जब अगर वस्तु आपकी अनंत पे रखी हो, वस्तु अगर आपकी अनंत पे है तो जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। बस ये आपको बताना है। तो बस ये हम जान सकते हैं, यू के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, अनंत लिख देंगे, भी के स्थान पर एब लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा आ जाएगा, ये एजेटिस रहेगा। अभी ओके, फिर इस प्रकार से हमारा क्या आ जाता है 1/f बराबर ये पूरा एजेटिस आ जाएगा। तो ये हमारे इस प्रकार से यही आ जाता है लेंस निर्माता सूत्र, और यही हमको क्या है फाइंड करना था, ओके। अगर हम क्या है समीकरण यहाँ देख सकते हैं, समीकरण अगर 3 और 4 को हम देखें तो ये इस साइड के एक इक्वल है, तो इस साइड का भी इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाता है, ये हमारा लेंस सूत्र हो जाता है। लेकिन इस प्रकार से लेंस सूत्र नहीं निकालना है। अगर आपके लिए उत्तर लेंस के लिया तो जो मैंने आपको पहले बताया वो आपको उस तरीके से आपको निकालना है, ओके। तो ये आपका हो जाता है, आपको पेपर में यही तक करना है, लेंस निर्माता सूत्र के लिए कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है। परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के सहयोग की फोकस दूरी का सूत्र स्थापित कीजिए। MP बोर्ड एग्जाम तो 20 में क्वेश्चन आ चुका है, 22 में आ चुका है, 24 में आ चुका है, ओके। तो अब 25 में आने की कम संभावना है, लेकिन आपको क्या अच्छे से तैयार करके रखना है, कई बार रिपीट भी हो जाता है, ओके। तो इसमें क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 हमने लेंस ले लिए, अब चाहे 2 उत्तल लेंस ले लें, चाहे हम 2 अवतल लेंस ले लें,
उनको हम क्या है बिल्कुल पास पास रख रहे हैं, संपर्क में रख रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये हमने क्या लिया है, यहाँ दो मैंने क्या है उत्तल लेंस लिए है। ओके, उत्तल लेंस तो आप समझ रहे होंगे कि जो किनारे में पतले हों और बीच में क्या है उठा हुआ हिस्सा हो, वो आपका उत्तल लेंस रहता है। ओके, तो दो उत्तल लेंस ले लिए है। तो यहाँ इनको जो है ज्वाइंट हो रहा है, यहाँ आपका क्या है ये आपका फोकस दूरी बन रही है, इनकी सहयोग से जो फोकस दूरी बन रही है, इसका आपको सूत्र आपको निकालना है, ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से आपको निकालना है। तो पहले क्या क्या आपको दिया हुआ है, पहले हम समझ लेते हैं, चित्र को समझ लेते हैं अच्छे से। तो ये क्वेश्चन सेम जो भी पिछला मैं आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ, लेंस निर्माता सूत्र में पूरा वही कंसेप्ट इसमें लागू होने वाला है, वही एकदम बातें हैं। ओके, तो अगर वो आपसे बन जाता तो ये भी आपसे बिल्कुल इजीली बन जाएगा। ओके, तो देखिए हमने क्या आपको लिखना है कि माना हमने क्या किया कि दो लेंस लिए, L1 और L2 दो लेंस हैं जिनकी फोकस दूरी क्या है क्रमशः F1 और F2 है। L1 लेंस की फोकस दूरी F1, L2 लेंस की फोकस दूरी F2 माना। मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की कोई वस्तु ओ रखी हुई है। मुख्य अक्ष पर हमने माना कि ओ पर क्या है वो वस्तु और क्या है रखी हुई है। अगर वस्तु से जो प्रकाश किरण चलती है, ओके, फिर इसके बाद जो आपके लेंस 1 के कारण बनती है, प्रतिबिंब बनता है, वो कहाँ बनता है I1 पर बनता है। फिर जब दूसरे लेंस की हम बात करते हैं तो दूसरे लेंस में जो आपका प्रतिबिंब I1 बना है, पहले लेंस से जो प्रतिबिंब I1 बना है, दूसरे लेंस के लिए वही प्रतिबिंब क्या है वस्तु का कार्य करने लगता है, वही प्रतिबिंब क्या है वस्तु का कार्य करने लगता है, और उससे जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है I पर बनता है। दूसरे लेंस से जो I1 होता है प्रतिबिंब, ये वस्तु का कार्य करने लगता है, मतलब I1 वस्तु का कार्य करने लगता है, और जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका I पर बनता है। ये आपका रहने वाला है, तो वही यहाँ बताया जा रहा है। क्योंकि लेंस L1 द्वारा O पर प्रतिबिंब I1 पर क्या बनता है। ओके, लेंस R1 के द्वारा जो वस्तु O का जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है I1 पर बनता है, और I1 दूसरे लेंस L2 के लिए क्या है वस्तु का कार्य करता है। इस प्रकार जो अंतिम प्रतिबिंब हमारा बनता है कहाँ बनता है I पर बन जाता है। ओके, अब हम थोड़ा समझ लेते हैं क्रम से। तो ये इस प्रकार से हमारा रहने वाला है। तो अब ये आपको एक बात और जानना जरूरी है जो बता ही चुका हूँ कि क्या है यू होता है, वो क्या होता है लेंस से वस्तु की दूरी होती है, यू से दिखाते हैं। लेंस से जो प्रतिबिंब की दूरी रहती है वो भी दिखाते हैं, बाकी फोकस दूरी आप जानते ही हैं। क्रम से लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं पहले लेंस के लिए। ओके, थ्योरी तो आप समझ गए होंगे, डायग्राम समझ गए होंगे। अब आपको लिखना है पहले लेंस के लिए। पहले लेंस के लिए क्या है, लेंस से वस्तु की ओ की दूरी क्या होगी, मतलब वस्तु की दूरी क्या होगी, लेंस से वस्तु की दूरी क्या है आपको यहाँ यू होगी। वस्तु की दूरी हम क्या है जानते हैं, यू जानते हैं, तो यू आपका हो जाएगा यहाँ। ओके, इसके बाद दोस्तों क्या है प्रतिबिंब I1 की दूरी क्या है, प्रतिबिंब हमारा बनता है I1, पहले लेंस की बात हो रही है। पहले लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है I1 पर बनता है। तो इसकी जो आपकी जो प्रतिबिंब की दूरी को इससे दर्शाते हैं, V से दर्शाते हैं। लेकिन I1 के जो प्रतिबिंब बना इसके लिए क्या है यहाँ हमने V1 माना है, तो हमारा क्या हो जाएगा V1 हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब से दूरी। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या है, पहले लेंस की बात हो रही है तो पहले लेंस के लिए फोकस दूरी हमने F1 माना है। तो हमें क्या है इसको लेंस सूत्र लगा देना है। हमें लेंस सूत्र से हम जानते हैं, लेंस सूत्र हमारा क्या होता है 1/f इक्वल टू होता है 1/b माइनस 1/u। ये आपका लेंस सूत्र होता है। बस लेंस सूत्र से हम क्या है पहले लेंस के लिए बात कर रहे हैं तो वैल्यू रख देंगे, f की जगह f1 रख देंगे, पहले लेंस की बात हो रही है। b की जगह हम क्या है v1 रखेंगे, क्योंकि क्या v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या है v1 है हमारा। u है हमारा क्या है वस्तु की दूरी, तो वही हमारी u ही हम मान के चल रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। इसी बार से इस बार से पहले लेंस के लिए किया, सेम हम दोस्तों क्या है दूसरी लेंस के लिए करेंगे। तो दूसरे लेंस के लिए L2 के लिए क्या होगा, वस्तु I1 की दूरी क्या हो जाएगा V1 हो जाएगा। इसे समझ लेते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, वस्तु आपको पहले वस्तु का यहाँ कौन है, वस्तु कौन है आपकी I1 है। दूसरे लेंस के लिए वस्तु कौन है I1 है, तो वस्तु की दूरी आपको क्या हो जाएगी, तो यहाँ वस्तु की जो दूरी होगी वो आपकी, तो वस्तु की जो आपकी हो गई वस्तु क्या है आपका I1 है, इसकी दूरी यहाँ से हम देखते हैं तो क्या है V1 है, तो V1 आपका हो जाएगा। ओके, तो यहाँ आपके वस्तु की दूरी U नहीं लेंगे V1 लेंगे। इसी बार से प्रतिबिंब की दूरी लेंगे दूसरे लेंस के लिए, तो प्रतिबिंब कौन है इसके लिए, दूसरे लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो I पर बनता है, और इसकी दूरी क्या है प्रतिबिंब की दूरी B है, तो B हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा हो जाता है। तो ये हमारा है बस सेम इसी बार से हम लेंस सूत्र हमारा ये हम जानते हैं, लेंस सूत्र हम वैल्यू रख देंगे, f की जगह f2 हो जाएगा, क्योंकि दूसरे लेंस के लिए b के स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा b रहने वाला है। ओके, लेकिन इसके बाद हमारा u है, जो वस्तु है, वस्तु कौन है, यहाँ जो I2 है वस्तु के लिए कार्य करने लगता है, और जिससे उसकी दूरी है वो क्या है b1 है, तो ये आपका यहाँ लिख देना है, कंप्लीट हो जाता है। बस समीकरण 1 हमारा पहले लेंस से बन जाता है, दूसरे लेंस से समीकरण 2 बन जाता है। दोनों लेंस को हम दोनों जो समीकरण है हमें क्या है जोड़ देना है, दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे, तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। यहाँ दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे ये हट जाएंगे, कौन कौन हट जाना है यहाँ आपका, ये माइनस 1/v1 और माइनस 1 ये प्लस का 1/v1 है, ये दोनों क्या हट जाएंगे, हमारा ये केवल बचता है। इस बार से कंप्लीट हो जाता है हमारा, और ये हमारा समीकरण 3 से नाम दे देंगे। फिर हम जानते ही हैं ये हमारा जिसको इस फॉर्मूले को हम जानते हैं लेंस सूत्र को, संयुक्त लेंस द्वारा O पर प्रतिबिंब I पर बनता है, जहाँ F क्या हो जाए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है। तो ये हमारा ये फॉर्मूला हम जानते हैं। ओके, अब इन दोनों में क्या है, इसको समीकरण 4 दे देंगे, ये हमारा लेंस सूत्र है। ओके, तो इन दोनों की हम तुलना करते हैं, इसके समीकरण 3 की और जो समीकरण 4 की हम तुलना करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा दूसरा वाला ये एरिया है हमारा RHS इक्वल है, तो LHS भी हमारा क्या हो गया इक्वल हो जाएंगे।
तब दोस्तों हमारे क्या है समीकरण 3 और 4 से हम निष्कर्ष निकालते हैं और जो हमारा ये निकल के आता है 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2। ये हमारा क्या निकल आता है, ये हमारा निकल आता है दो संपर्क में रखे दो पतली लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। अगर इसकी आपकी थ्योरी एक लाइन लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि संयुक्त फोकस दूरी का व्युत्क्रम, ओके, संयुक्त फोकस दूरी का व्युत्क्रम ये लेंसों के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के योग के क्या है बराबर होता है। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है प्रिज्म के अपवर्तनांक का ये आपका संबंध। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक म्यू के लिए प्रिज्म के अपवर्तन कोण ए तथा न्यूनतम विचलन कोण आपका इसे डेल्टा में निम्नलिखित संबंध निगमित कीजिए और ये हमारा होता है। ओके, तो प्रिज्म के अपवर्तनांक को किस प्रकार से आपका निकालना है ये आपका इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है, तो हाई चांस से 25 में भी आपका आ सकता है। अच्छे से इसका आपको क्वेश्चन तैयार करके रखना है। ईजी है, सिंपल भी है। ओके, समझ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपकी ईजी हो जाएंगी सब चीज़ें। ओके, नहीं तो आपको ये हमेशा क्या है डिफिकल्ट लगता ही रहेगा। तो इसको हम क्या है निगमित करना है। ये हमारा क्या है प्रिज्म के अपवर्तनांक का हमारा क्या ये दिया हुआ व्यंजक, इसको हमें निकालना है। तो ये अगर आप डायग्राम समझ लेते तो बाकी बहुत चीज़ें आसान हो जाती। थोड़ा बहुत भी आप मैथ जानते हैं आपसे बन जाएगा बस, लेकिन आपको डायग्राम में देखना चाहिए। शुरुआती में आप डायग्राम देखिए बहुत ज़्यादा जटिल देखेगा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए क्या है डायग्राम बना रहा हूँ। ओके, तो बहुत ध्यान से और धैर्य से समझते जाइएगा। तो इस डायग्राम को दोस्तों मैं आपको बना रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम अगर समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बस डायग्राम लेकिन आपको समझना चलेगा। चलिए मैं आपको बनाने का यहाँ प्रयास कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए एक आपको प्रिज्म बनाना है, तो प्रिज्म आपका इस प्रकार से आपका बन जाएगा। थोड़ा मैं बड़ा बनाऊंगा जिससे ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन ध्यान से समझते जाइएगा और एक एक क्वेश्चन आपको तैयार करते जाइएगा, क्योंकि 4 नंबर के आपके क्वेश्चन है और इनमें से आना आपका एक ना एक पक्का रहता है। ओके, तो ये आपका बन जाता है प्रिज्म इस प्रकार से। प्रिज्म को हमने यहाँ नाम दे देते हैं ABC, इस प्रकार से हमारा प्रिज्म हो जाता है। अब यहाँ से हमने क्या है प्रकाश डालेंगे। ओके, प्रिज्म, तो यहाँ से हमारा जो प्रकाश रहेगा उसे हम क्या है अब यहाँ प्रकाश किरण जा रहा है, इसलिए किसे क्या कहेंगे हम आपतित किरण कहेंगे। तो इस प्रकार से हमारा रहता है प्रकाश। ओके, यहाँ से एक हम सीधे लाइन खींच लेते हैं ताकि हमें क्या है बनाने में आसानी हो। अब यहाँ से हमें ये प्रकाश हमारा जा रहा है, ये हमारा यहाँ प्रकाश गया। ओके, जाना किस प्रकार से जाएगा, हम क्या सोचते हैं प्रकाश क्या है, प्रकाश की जो दिशा होती है वो क्या हमेशा प्रकाश सीधा चलता है, तो इस प्रकार से डॉट डॉट हमने दर्शा दिया है। लेकिन अब प्रकाश ये प्रिज्म रखा हुआ, प्रिज्म क्या होता है सघन माध्यम है, लेकिन जो बाहर क्या है वायु है, तो वायु क्या है विरल माध्यम है। तो हम जानते हैं जब भी प्रकाश क्या है, जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या है वो अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो हमें क्या है यहाँ एक अभिलंब बनाना पड़ेगा। ओके, तो इस प्रकार से हम यहाँ अभिलंब बना लेते हैं। ये हमारे इसके लिए अभी अभिलंब बना के हम रख लेते हैं, इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। ओके, तो ये हम ओ नाम दे दिया है। तो ये हमारे 2 अभिलंब हमने खींच लिए। तो हम क्या जानते हैं कि ये आपतित किरण गई। आपतित किरण क्या है प्रकाश को सीधा जाना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि जब विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में जाता है अभिलंब की ओर क्या है झुक जाता, तो ये क्या है झुक जाएगा। तो इस प्रकार से ये झुक जाएगा और यहाँ प्रकाश क्या है इस पॉइंट से निकल जाता है। इस प्रकार से यहाँ से आपका ये प्रकाश है और इस प्रकार से यहाँ से निकल जाता है। ये आपका रहने वाला है। ओके, चलिए तो बस आपका डायग्राम केवल इतना रहने वाला है। आई होप समझ गए। अब इसका थोड़ा नामकरण कर लेंगे, क्योंकि हम जब इसका पूरा डेरिवेशन सॉल्व करेंगे ओके, तो फिर हमें क्या है वही तो बताना पड़ता है। तो ये हमारा क्या है आपतित किरण है, तो लिख देंगे आपतित किरण है। ये जो बाहर निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं निर्गत किरण। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी निर्गत किरण। बस इसी प्रकार से बिल्कुल डायग्राम बनाना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको इजी लगे। जहाँ दोस्तों एंगल ए आपको बनता है, जहाँ आपका ए पर जो कोण बनता है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका रहता है कोण आपका यहाँ कहलाता है। ओके, चलिए ये आपका डायग्राम रहने वाला है, यहाँ ओ नाम दे दिया है। इसके बाद यहाँ हम कैसे एम एन कह देते हैं। ओके, एम कह देते हैं, यहाँ हम इसको एन नाम दे देते हैं। यहाँ से हमारा क्या पी से नाम दे देते हैं, इसे क्यू इस प्रकार से नाम यहाँ आपका दे देते हैं। ओके, यहाँ पी देते हैं, क्यू दे देते हैं आपका नाम। यहाँ हम क्या दे देते हैं इसका नाम दे देते हैं आर। ओके, और यहाँ हम क्या नाम देंगे जो बीच में पॉइंट रहेगा इसे हम टी नाम दे देते हैं। यहाँ कुछ बचा है कुछ भी नाम देते हैं, यहाँ यू लिख देते हैं। ये हमारे इस प्रकार से डायग्राम रहने वाला है। ओके, अब यहाँ से देख लेते हैं। अब यहाँ एंगल का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंगल का एक महत्वपूर्ण है, देखिए जब आपतित किरण निकलती है तो ओके, और ये जो निर्गत किरण हमारी निकलती है इसके बीच में ये दोनों यहाँ जो आपके टकरा रही है ये पॉइंट में, यहाँ जो आपका एंगल बनता है यहाँ इस प्रकार से एंगल ये रहता है आपका डेल्टा से। डेल्टा से तो यही आपका क्या है विचलन कोण है, ये आपका क्या है विचलन कोण है। तो टी पर जो है आपके एंगल बना है आपका है विचलन कोण है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको ना एंगल का खेल खेलेंगे। ओके, एंगल को वाला देखेंगे। एंगल में आपको देखिए आप हम जानते हैं कि जो आपका आपतित किरण जहाँ से निकलती है और अभिलंब जो आपका कोण बनता है वो कौन सा कोण रहता है, आपका अपतन कोण रहता है। तो ये हमारे इसका क्या दिशा है, इसे हम क्या है आई से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। ओके, इसे दोस्तों हम क्या है I1 से प्रदर्शित करेंगे। और जो हमारा ये निर्गत कोण है ये हमारा और अभिलंब से ये बन रहा है यहाँ एंगल है, आप इसे हम क्या है I2 से प्रदर्शित करेंगे। ओके, इसके ये आपका हो जाएगा आपतित कोण। यहाँ इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम अगर देते हैं इसका R1 दे देते हैं, यहाँ आपका R2 दे देते हैं। ओके, इतना आप दोस्तों समझ गए होंगे। इसके बाद
इसके बाद दोस्तों अब इसका ये एंगल को भी हमें फाइंड करना है। तो ये कैसे हम प्राप्त करेंगे, इसको यहाँ डायग्राम से समझिएगा। देखिए यहाँ शीर्षा विभव का दोस्तों हम कौन जानते हैं, यहाँ देखिए शीर्षा विभव कौन जानते हैं। यहाँ इस चित्र को बना रहा हूँ, यहाँ जब हमारा I1 है, ओके, यहाँ हमारा I1 है, तो टोटल भी क्या होगा, टोटल भी हमारा I होगा, क्योंकि शीर्षा विभव कौन है मैं यही कहता है। ओके, जो यहाँ एंगल है वही यहाँ होगा आपका। तो ये टोटल भी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। लेकिन इसका वैल्यू हमें पता है R1 है, तो इस साइड का हमारा क्या हो जाएगा, इस साइड का हो जाएगा दोस्तों हमारा I1 माइनस R1 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा ऊपर वाले का एंगल का। ओके, सेम इसी प्रकार से अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ हमारा यहाँ एंगल बन रहा है, तो यहाँ I2 बन रहा है आपका। ओके, I2 बन रहा है। यहाँ हम देखते हैं तो ये इसका हमें पता है R2 है। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, I2 माइनस R2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से। ओके, शीर्षा विभव से ये टोटल हमारा I है, I2 है, तो हम क्या है, ये इतना सा हमारा R2 है, तो हमारा क्या है I2 माइनस R2 हो जाएगा ये एंगल। ओके, तो ये हमारे एंगल को सबको पता रखना है, क्योंकि अब ये इस प्रकार से हमारा क्या है पूरा डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब क्रम से हम देख लेते हैं किस प्रकार से सॉल्व करना है। ओके, आपको चित्र समझने में काफ़ी टाइम लगा होगा, लेकिन अब दोस्तों बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करने के लिए। चलिए देख लेते हैं क्या क्या थ्योरी लिखना है। तो आपको प्रिज्म की पदार्थ के अवर्तनांक का व्यंजक के लिए माना कि ABC एक हमने क्या है, एक प्रिज्म माना है। AB और AC क्या है, उसकी अवर्तक पृष्ठ तथा AB और ABC क्या है, एक अवर्तक पृष्ठ है। ओके, और प्रिज्म का कोण क्या है, आपका प्रिज्म का जो कोण बन रहा है वो A पर बनता है। एक वर्णीय प्रकाश किरण PQ पृष्ठ AB पर आपतित होती है। एक हमारे जो PQ है यहाँ, ये क्या होती है, PQ क्या हो रही है, PQ जो हमारी किरण है ये क्या है, AB पृष्ठ पर क्या हो आपतित हो रही है, प्रिज्म के अंदर क्या है, QR दिशा में, प्रिज्म के अंदर क्या है, QR दिशा में चलता है, QR दिशा में चलती है, और पृष्ठ AC से क्या है, RS पर क्या है, निर्गत हो जाती है। मतलब जो चीज़ हमने बनाया में डायग्राम बनाते समय मैंने आपको बताया, बस केवल वही थ्योरी बता देना पड़ता है, कोई रटना नहीं है। तो देख के आप थ्योरी डरा जाए, इतना सारा थ्योरी लिखनी है, जो आपने समझा है वही आपको यहाँ लिख देना पड़ता है। चलिए अब दोस्तों हम क्या देख लेते हैं किस प्रकार से सॉल्व करना है। ओके, तो पहले बहिष्ठ कोण के बारे में अप्लाई करना है, तो देख लेते हैं तो किस प्रकार से निकालना है। तो विचलन कोण का सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ विचलन कोण देखिए हमारा दोस्तों यहाँ बनना है, विचलन कोण मैंने आपको यहाँ बनाया, यहाँ बन रहा है। ओके, तो इस पहले हमें आपको यहाँ डायग्राम बना, इसको मैं थोड़ा बड़ा रूप में आपको यहाँ बना लेता हूँ किस प्रकार से रहने वाला है। ये हमारा रहने वाला है इस टाइप से। ओके, इस टाइप से रहने वाला है, और जहाँ मैंने यहाँ T लिखा है, और ये आपका क्या डेल्टा है, जहाँ आपका विचलन कोण बन रहा है। ये आपका, ये इसको मैंने बड़े रूप में आपको यहाँ दिखा दिया है। यहाँ हमारा ये जो एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है। ओके, तो इस एंगल को हमारा क्या निकल के आया, इस एंगल की वैल्यू निकलती है I1 माइनस R1, और इस वाली एंगल की वैल्यू निकलती है I2 माइनस R2। ये निकल के आया था। तो ये बहिष्ठ कोण आपने मैथ में पढ़ा होगा कि अगर बहिष्ठ कोण क्या होता है, अगर कोई बाहर कोण बन रहा है तो जो त्रिभुज के अंदर, उसके अंदर जो दो कोण होते हैं सामने के, उनका योग होता है, ये होता है आपका बहिष्ठ कोण। एग्जाम्पल के लिए यहाँ से हम समझ लेते हैं, ये हमारा है इस प्रकार से त्रिभुज। ओके, ये अगर ये X है, ओके, ये X है और ये आपका Y और Z है, तो जो आपकी X की वैल्यू होगी वो Y प्लस Z होगी। ओके, मतलब बहिष्ठ कोण होता है वो त्रिभुज के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ये आपका रहता है। ओके, तो बस ये आपका यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, विचलन कोण निकालना है। तो विचलन कोण को क्या है, बहिष्ठ कोण अप्लाई कर देना है। त्रिभुज के अंतर जो दो कोण यहाँ बन रहे हैं, इनके क्या है, योग के बराबर हो जाएगा, इनको हमें जोड़ देना है। तो किस प्रकार से हमारा जुड़ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा I1 माइनस R2 प्लस ये हो जाएगा I2 माइनस आपका हो जाएगा R2। ये हमको दोनों को जोड़ देना है। अब थोड़ा इसको क्या है, सही क्रम में हमको लिख देना है। ये हमारा क्या है, डेल्टा निकलते आ रहा है। ओके, सही क्रम में हम किस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार से लिखना है, I एक साइड लिख देना है, R2 दोस्तों हमारा क्या है, एक साइड लिख देना है। ओके, तो I1 प्लस आपका क्या हो जाएगा, I1 आपका यहाँ हो जाएगा प्लस रहेगा, निकल के आ जाएगा, हो जाएगा आपका I2। इसी प्रकार से सेम लिखना है आपका R1 प्लस R2, और ये आपका माइनस यहाँ रहने वाला है। इस टाइप से आपका हो जाता है। आई होप दोस्तों आप इतना समझ गए होंगे। एक आपने ये कंडीशन लिख ली है, और इसको क्या है, इक्वेशन एक नाम की हम दे के रख लिया है। ये आप इतना समझ गए हैं। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब दोस्तों हमें क्या लेना है, त्रिभुज OQR लेना है। त्रिभुज OQR लेना है, कौन सा, OQR, नीचे वाला हम त्रिभुज लेने वाले हैं, क्योंकि हमें यहाँ से इसकी इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है दोस्तों, 180 होता है। तो बस ये हम लिख लेते हैं। कौन सा हमने त्रिभुज लिया, त्रिभुज हमने लिया OQR लिया है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो इसको जोड़ते हैं, R1 प्लस R2 हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस ये हमारा एंगल कौन सा है, ये हमारा अब क्या लिखेंगे, QOR, एंगल QOR ये लिखेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। बस ये हमारा हो जाएगा। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, QOR की वैल्यू अगर चाहिए तो 180 माइनस हो जाएगा हमारा, हो जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा, और ये हमारा I1 और R2 है, उस साइड हम भेज देंगे, I1 माइनस R2 ये हमारा हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा हो जाता है, यहाँ प्लस है तो तो ये इस प्रकार से हमारा क्या है, एंगल QOR की वैल्यू निकाले। इसको हम क्या है, समीकरण 2 नाम दे के रख लेते हैं।
तो आइए दोस्तों आप इतना समझ गए होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है दोस्तों, हम क्या करेंगे, अब दोस्तों हम आपको एक चक्री चतुर्भुज दिख रहा है AQOR। AQOR एक चक्री चतुर्भुज है, तो ये हम इसे ले लेंगे AQOR चक्री चतुर्भुज ले लिया है। ये दो हमारा Q और R पर जो एंगल बन रहा है ये 90-90 डिग्री के रहेंगे लेने वाले हैं। ए वाला हमें पता नहीं है, QOR हमने कहा अभी मैंने यहाँ से प्राप्त किया है, ये हमें वैल्यू रख देनी है। क्रम से रखते हैं, एंगल ये हमें अभी पता नहीं है। इसके बाद दोस्तों हमारे जो यहाँ बनेगा एंगल कौन सा, AQO ये हमारा जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का रहने वाला है। इसके बाद जो एंगल ये वाला है आपका QOR, ये इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 180 माइनस R1 प्लस R2, ये हमने रख देंगे प्लस। और यहाँ जो बन रहा है ARO एंगल बन रहा है, ये क्या है 90 डिग्री का है। तो अगर हम सब चारों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, चक्री चतुर्भुज के या नॉर्मल चतुर्भुज के चारों कोण को क्या होता है, जोड़ते हैं 180 आपका आता है, कंप्लीट हो जाता है। तो आपका यहाँ क्या हो जाने वाला 90-90 आपका हो जाएगा 180 और में 180 भी जोड़ेंगे 360 हो जाएगा। मतलब ये क्या है 360 पूरे यहाँ से कट जाने वाला है। ओके, तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, ये इस साइड है तो उस साइड जाएगा, तो आपका आर प्लस का हो गया माइनस का हो जाएगा। ओके, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है एंगल ए की। ओके, ए बराबर क्या आ जाता है हमारा R1 प्लस R2, यही हमने यहाँ तक किया हुआ है। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं ये पूरा बिल्कुल क्रम से बताया, लिखना किस प्रकार से पेपर में ये आपको पूरा दिया हुआ है। अब दोस्तों हमें मानना है कि अगर न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति अप्लाई करेंगे, तो न्यूनतम विचलन की जब स्थिति होती है तो इसमें दोस्तों आपका क्या हो जाता है R1 और R2 और R ये आपके बराबर रहने वाले हैं। R1 R2 R बराबर रहने वाला है दोस्तों, आपका I1 एक बराबर रहेगा दोस्तों आपके I2 के और I के, ये बराबर रहने वाला है। साथ ही दोस्तों आपका जो डेल्टा है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा M आपको लिखना पड़ेगा। ये आपके न्यूनतम बिजली में ये 3 कंडीशन आपकी रहने वाली हैं। ओके, ये सब आपका दिया हुआ है। बस इनमें क्या करेंगे, अब हमारा जो समीकरण 1 में है उसमें हम क्या है सबकी वैल्यू रख देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जब हमने R1 R2 R सब जी बराबर हैं, तो यहाँ हम एक वैल्यू रखते हैं समीकरण 3 में, तो हमारा 2R ए बराबर क्या आ जाता है, 2R निकल कर आ जाता है। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, आर की अगर वैल्यू निकालना है तो ए बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको समीकरण 4 दे लेंगे क्योंकि आगे हमारा काम आने वाला है। साथ ही हमारा क्या है I1 I2 और R भी बराबर हैं, तो हम ये सबके वैल्यू क्या है समीकरण 1 में रखने वाले हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, ये हमारा समीकरण 1 रहने वाला है। इसमें हम क्या है सबकी वैल्यू रख देते हैं। यहाँ हम क्या है I1 आपका I1 भी यहाँ R2 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, I1 लिख सकते हैं। ओके, यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ, ये हमने लिया है समीकरण 1 आपका I1 प्लस अब I1 अब देखिए I1 R2 के साथ सब जगह क्या I लिख दें, यहाँ भी I लिख सकते हैं। R1 R2 लिखा है तो R लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, क्योंकि सब आपके बराबर हो गए हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2I माइनस 2R हो जाएगा। इस प्रकार से आपका निकल कर आ जाता है। और विचलन कोण हम यहाँ कह रहे हैं आपका विचलन कोण क्या है, डेल्टा की जगह डेल M लिखेंगे, तो ये हमारे यहाँ तक आ जाता है। ओके, यही मैंने आपको यहाँ इसमें बताया है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। ओके, तो ये हमारा समीकरण यहाँ से बनकर आ जाता है। और यहाँ हमें क्या है 2R आया, 2R की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, ए होती है। ओके, पहले देख सकते हैं, तो ए लिख दिया हमने इसके स्थान पर। पक्षांतर करते हैं तो 2I बराबर क्या ए प्लस आपका डेल M हो जाता है। आई की यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, 2 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, ये हमारा आ जाता है। स्नेल का नियम हम जानते हैं। ओके, अब बर्तन का जो मैंने आपको नियम बताया था उसमें जो दूसरा नियम स्नेल का नियम है, स्नेल का नियम क्या है साइन I अपॉन क्या होता है साइन R होता है। सिंपल है, ये हमारा पूरा बर्तन का जरूर लिखेंगे, साइन लिखेंगे, आई की वैल्यू रख देनी है। आई की वैल्यू हमने ये निकाल चुके हैं। आर की वैल्यू रखनी है, तो आर की वैल्यू दोस्तों हम ये भी निकाल चुके हैं। आर की वैल्यू क्या है A/2 है, A/2 है तो वो हमने रख दी है, और यही हमारा क्या है निकल कर आ जाता है। इस प्रकार से आपका रहने वाला है। ओके, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करिएगा, आपसे इजीली बन जाएगा। थोड़ा आपको क्या करना है, एक बार डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हम ये थोड़ा याद रखिए कौन कौन से स्टेप आपको करना है, मतलब कौन कौन सा सेक्शन आपको लेना है, एक बार ये माइंड में रखना है। तो फिर आपके 2 प्रैक्टिस करेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा, तो कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी का निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रतिबिंब बनाने का रेखा चित्र, आवर्धन क्षमता का व्यंजक, जबकि प्रतिबिंब 2 कंडीशन आपको दी जाती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, और दूसरी कंडीशन है जब आपका जो प्रतिबिंब है अनंत पर हो। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए इसे हम दोस्तों बेहतरीन तरीके से समझते हैं। पहले तो हम जानते हैं कि सूक्ष्मदर्शी हमारा क्या होता है। सूक्ष्मदर्शी दोस्तों क्या होता है, जो हमारा छोटी वस्तु होती है, छोटी वस्तु को क्या बड़ा दिखाने का काम करता है, आवर्धित रूप में दिखाने का काम करता है। आवर्धित रूप दिखाना यानी बड़ा दिखाना, छोटी वस्तु को जो बड़ा दिखाए वो आपका रहता है सूक्ष्मदर्शी का कार्य। अब जो सूक्ष्मदर्शी होता है दोस्तों आपका 2 प्रकार का होता है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी, एक आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और दोनों के लिए इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो अभी हम क्या है सरल सूक्ष्मदर्शी देख लेते हैं आगे, फिर इसके बाद दोस्तों हम क्या है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में यही कंडीशन के रूप में हम समझेंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे, साथ ही क्या है आवर्धन क्षमता का व्यंजक ज्ञात करेंगे दोनों कंडीशन में, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर और अनंत पर। ओके,
जो दोस्तों आपका सरल सूक्ष्मदर्शी होता है इसमें केवल एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक आपका नेत्रिका लेंस, दूसरा आपका विदर्शक लेंस होता है। जबकि सरल सूक्ष्मदर्शी का आप डायग्राम देख सकते हैं, इसमें केवल क्या है, एक ही उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया है। जब हम इसके बाद आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे तो उसमें हमें क्या है, 2 लेंसों का प्रयोग करना पड़ता है। चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका हम डायग्राम समझ लेते हैं। डायग्राम समझ लेते हैं तो आपका इजी हो जाएगा। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको आवर्धन क्षमता समझना है। आवर्धन क्षमता भी आप समझ जाते हैं तो फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा व्यंजक। तो इस डायग्राम को किस प्रकार से बनाना है, चलिए दोस्तों मैं आपको बनाने का प्रयास करता हूँ और मैं आपको यहाँ समझाने का बताता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमारा क्या है, यहाँ आपके मुख्य अक्ष हो जाएगा इस प्रकार से। मुख्य अक्ष पर आपको क्या है, एक आपको उत्तल लेंस रख देना है। ओके, तो ये हमने क्या है, एक उत्तल लेंस बना दिया इस प्रकार से। ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस बन जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारे वस्तु रखेंगे, तो वस्तु हमारे देख लीजिए इसकी कुछ दूरी पर यहाँ वस्तु रखी हुई है। इस प्रकार से आपका ये वस्तु रखी हुई है। वस्तु को क्या नाम दिया हमने, AB नाम दे दिया है। ओके, अब यहाँ से जो किरण चलेगी, एक तो किस प्रकार चलेगी, एक तो आपका इस प्रकार से सीधे निकल जाएगी। ओके, जब भी आपकी किरण निकलती है तो यहाँ से आपका निकल जाएगी ये किरण इस टाइप से। ओके, और एक आपकी निकलेगी यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से। ओके, इस प्रकार से हमारा रहने वाला है। यहाँ आपकी क्या रहने वाली, यहाँ से जो प्रेक्षक होगा वो देखता है। ओके, तो यहाँ आपकी क्या है, आंख बन जाएगी। इस प्रकार से आपकी क्या है, यहाँ आपको आंख बना देना है। ओके, इसके बाद दोस्तों ओके, आंख को दोस्तों आपको इस प्रकार सही से अच्छे से बना लेना है। यहाँ से प्रेक्षक देखता है। ओके, और इसको प्रकाशिक का जो मुख्य अक्ष है इसको भी हमें क्या है, बढ़ा लेना है इस प्रकार से। अब दोस्तों लेकिन जब आपका जो प्रतिबिंब बनता है, वस्तु तो हमारी यहाँ रखी है, इसका भी प्रतिबिंब नहीं बना है। प्रतिबिंब कब बनता है, जब दोनों जो आपकी जो प्रकाशिक की रेखाएं होती है, प्रकाशिक किरण होती हैं, ये कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए, तभी आपका बनता है। तो इसे हम क्या है, डॉट डॉट रूप से हम मिला लेते हैं। आगे इस साइड आपका मिलने वाला है। ओके, यहाँ से इस प्रकार से आपका रहने वाला है। ओके, इस प्रकार से यहाँ आपका मिलेगा कहीं ना कहीं। इस प्रकार से यहाँ की जो प्रकाशिक किरण है, यहाँ हमको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं ये आपस में जाकर मिल जाएंगी। और जहाँ ये आपस में मिल जाएंगी, जहाँ ये आपस में आपकी मिल जाती है, वहीं आपका क्या है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ हमारा मिल रहा है तो यहाँ हम क्या है, इसका प्रतिबिंब बना लेते हैं इस प्रकार से। और प्रतिबिंब का नाम क्या हम दे देते हैं, A1 B1 नाम देकर प्रतिबिंब दे देते हैं। ओके, इसको इस साइड और बढ़ा लेते हैं तो ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब जो ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब द्वारा जो एंगल बनेगा, आपका कोण बनेगा, यहाँ आपका क्या है, बीटा बन जाता है इस प्रकार से। यहाँ आपका क्या है, प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा और यहाँ कोई भी इसका फोकस होगा वो आपका F यहाँ होने वाला है। ओके, ये आपका बन जाता है डायग्राम। लेकिन आपको यहाँ कंडीशनें बनती हैं। ओके, कंडीशन इसमें आपका ये भी पूछा जाता है कि जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब क्या होता है कि यदि हम ये लेंस को हटा दिए, ये उत्तल लेंस यूज किया है, इस लेंस को हटा दें, तब हम वस्तु को अगर स्पष्ट देखना है तो वस्तु को कहाँ रखी होनी चाहिए। तो अगर वस्तु को हमने कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है। लेकिन यदि हम वस्तु को प्रतिबिंब जहाँ बन रहा है, यदि हम यही वस्तु को रखते हैं, यहाँ आपका वस्तु को अगर रखते हैं हम, यहाँ A2 नाम दे देते हुए, तो अगर ये वस्तु को यहाँ रखते हैं तो यहाँ हमारा दोस्तों क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यही हमारी कहलाने वाली है। ओके, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या हमेशा D से डिनोट करते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, इसे D से देते हैं। तो ये हमारे यहाँ, इसका मतलब क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब है यदि हम उत्तल लेंस को हटा दें तो हमें वस्तु को अगर स्पष्ट देखना है तो वस्तु को कहाँ रखा होना चाहिए, तो वस्तु को यहाँ आपका होना चाहिए, क्योंकि जहाँ आपका प्रतिबिंब बन रहा है। तो बस यहाँ इसी प्रकार से हम यहाँ डॉट डॉट इससे भी आपकी अगर वस्तु यहाँ है तो फिर यहाँ से भी आपकी किरणें निकलेंगी। इस प्रकार से आपका निकलेगी किरणें यहाँ आपका। ओके, और यहाँ से आपकी निकली जाएगी आगे। तो ये आपकी जो दूसरी वाली किरण कहाँ से निकलने वाली है, तो यहाँ इस पर आपके निकलेगी। तो दूसरी जो आपकी प्रकाशिक किरण है वो आपको इस प्रकार से यहाँ बना देनी है। तो हो जाता हमारा किसके लिए, जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, क्योंकि ये भी कंडीशन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो एंगल बनेगा, कोण बनेगा, ओके, इस वस्तु द्वारा यहाँ कौन सा बनेगा, एंगल अल्फा बन जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। लेंस हमारा L लिख दीजिएगा और रेखाएं का किस प्रकार चल रही है, इस प्रकार से चल रही है, तो कंप्लीट हो जाता है। अगर डायग्राम समझ गए हैं तो अब दोस्तों आप क्या है, आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्योंकि हमें अप्लाई करना पड़ेगा, तो आवर्धन क्षमता क्या है, आवर्धन क्षमता की परिभाषा क्या है कि प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर आंतरिक कोण। ओके, प्रतिबिंब द्वारा, जी प्रतिबिंब है बना हमारा A' B' प्रतिबिंब बना, तो प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर आंतरिक कोण, नेत्र पर आंतरिक कोण जिसे हम क्या है, बीटा नाम दिया गया है, तथा वस्तु द्वारा, ये हमारा जो वस्तु द्वारा नेत्र पर आंतरिक कोण, ये आपकी वस्तु यहाँ है। ओके, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए यहाँ वस्तु की बात होती है। तो वस्तु द्वारा नेत्र पर आंतरिक कोण का जो अनुपात होता है उसे हम क्या है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो हमने यहाँ क्या माना हुआ है, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर आंतरिक कोण हमने क्या है, इसे बीटा माना है। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जो स्थित वस्तु है वहाँ वो नेत्र पर आंतरिक कोण कितना माना है, अल्फा माना है। तो बस यही हो जाएगा आपका। आवर्धन क्षमता को किससे हम प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल m बराबर हो जाएगा, आवर्धन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बीटा बटे अल्फा। क्योंकि इसे हम क्या समीकरण 1 नाम दे देंगे। इसके बाद दोस्तों यदि जो हमारा अल्फा और बीटा का मान क्या है, अत्यंत कम हो, अत्यंत कम हो, तो हम इस क्या है, अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे, tan अल्फा, बीटा की जगह लिखेंगे हम tan बीटा।
तो m बराबर हमारा दोस्तों क्या था, m बराबर था दोस्तों हमारा बीटा बटी अल्फा था, तो यहाँ tan बीटा बटी tan अल्फा हो जाएगा। इसे है समीकरण नाम 2 दे देंगे। अब हम क्रम से क्या इनकी वैल्यू निकालेंगे, tan बीटा की वैल्यू हमें रखना पड़ेगा, tan अल्फा की वैल्यू हम डायग्राम से इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं किसकी वैल्यू, tan बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan बराबर क्या होता है दोस्तों, tan बराबर होता है दोस्तों आपका लंब बटे आधार। तो ये हमारा यहाँ बीटा बना है, इसके लिए हम ए बी ओ ये ट्राइंगल देखते हैं, अगर त्रिभुज देखते हैं तो इसमें हमारा क्या है, लंब बटे आधार होगा। लंब क्या हो जाएगा हमारा ए बी हो जाएगा, आधार हमारा क्या हो जाएगा ओ बी हो जाएगा। तो ये हमारी किसी वैल्यू निकल आती है, tan बीटा की वैल्यू निकल आती है। ओके, यदि हम क्या है बड़ा वाले त्रिभुज भी लेते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, आपका लंब हो जाएगा इसमें ए डैश आपका A1 B1 और आपका आधार क्या हो जाएगा O B1 हो जाएगा। ओके, और इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए हमारा क्या होगा, आपका AB लंब हो जाएगा और आपका आधार हो जाएगा OB। ये अभी हम लेके चल रहे हैं। ओके, इसके बाद सेम हम इसी बार से निकाल लेते हैं tan अल्फा की वैल्यू। tan अल्फा की हम देख लेते हैं वैल्यू किस प्रकार से निकलने वाली है। तो tan अल्फा में भी ये हमारा ये आपका अल्फा यहाँ बन रहा है। ओके, तो ये वाला हम ट्राइंगल देख लेते हैं, इस वाले हम ट्राइंगल में देख लेते हैं। तो इसमें भी हमें क्या लगा देना है, आपका लंब बटे आधार हो जाएगा, तो A2 B1। ओके, तो हो जाएगा इसका दोस्तों आपका A2 B1, ये आपका क्या है लंब है, आधार क्या है O B1 आपका आधार है। तो दोस्तों आपको इतना समझ गए होंगे। अब दोस्तों हमें यहाँ देखना है A2 B1 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। रीजन की क्या है, दोनों आप देख सकते हैं डायग्राम से देख सकते हैं, दोनों क्या है बराबर है। इसी प्रकार से हमारा का O B1 ओ आपका B1। ओके, तो यहाँ उसके ये जो आपकी वस्तु बनी है, वस्तु कार्य कर रही है तो व्यवस्था ये आपका A डैश B डैश प्रतिबिंब है, लेकिन जो आपका A2 B1 है ये हमारा वस्तु बन जाती है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए। ओके, इसलिए ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से O B1 का हमारा क्या है D, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, D रखेंगे। जब D के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए हम क्या है, जो वस्तु की दूरी क्या है D लिखते हैं, तो ये आपका D आपका यहाँ हो जाएगा। तो अब ये हमारे देख सकते हैं इस वाले इक्वेशन में। तो यहाँ से दोस्तों हमारी क्या tan आपकी बीटा की वैल्यू निकल आती है, tan अल्फा की वैल्यू निकल आती है। इसे हम क्या समीकरण 2 में रख देते हैं। हमारा समीकरण 2 क्या था, m बराबर था हमारा tan बीटा अपॉन क्या था tan अल्फा था, ये हमारा था। इसमें हम क्या है इनकी वैल्यू रख देते हैं, क्रम से यहाँ वैल्यू रख देते हैं। तो हमारा tan बीटा की वैल्यू रखेंगे ए बी अपॉन क्या है ओ बी हो जाएगा। यहाँ से इस प्रकार से हम tan अल्फा की वैल्यू रखेंगे ए बी बट्टे आपका हो जाएगा डी। ओके, तो यहाँ से आपका दोस्तों जो आपका ए बी हो जाएगा, ये आपका ए बी कट जाएगा, तो क्या बचता है आपका 1 अपॉन ओ बी, नीचे बचेगा 1 अपॉन डी, पलट जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा डी पहुँच जाएगा, नीचे आपका बचेगा ओ बी। इस प्रकार से हमारा ये वैल्यू आती है एम की। ओके, अब भैया हमारा ओ बी क्या है, ओ बी हम चित्र से देख सकते हैं ओ और बी। ओ बी क्या है हमारा, ये हमारा क्या है लेंस से हमारी क्या वस्तु है। ओके, ओ बी क्या है वस्तु है, तो वस्तु की दूरी क्या है यू दर्शाते हैं, यू से हम प्रदर्शित करते हैं। तो एम बराबर क्या हो जाएगा डी अपॉन क्या हो यू आपका हो जाएगा, इतना हो जाता है। इसमें हम क्या चिन्ह परिपाटी अगर लगाते भी हैं तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमारा क्या है, जिस एरिया में जिस दिशा में वस्तु चल रही है उसके विपरीत दिशा में नाप रहे हैं, इसलिए हमारा क्या माइनस का चिन्ह आएगा। दोनों ओर हमारे माइनस रहने वाला है, तो दोनों में क्या है माइनस लग जाएगा, फिर हट भी जाएगा तो हमारा डी अपॉन यू ही रहने वाला है। तो एम बराबर हमारे पास वैल्यू आ जाती है डी अपॉन यू, ये हमारी वैल्यू रहने वाली है एम की। ओके, तो यहाँ से हमने यही देखा है। तो ये क्रम से आपके नोट्स अगर आपको पूरा प्रॉपर बनाना है तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है, इसी प्रकार से आपको पेपर में करना है। ओके, अब इस प्रकार अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ तो एम की वैल्यू निकल आती है। अब हम यहाँ कंडीशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहली कंडीशन रहती है हमारी, जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो तो लेंस सूत्र हम जानते हैं, लेंस सूत्र क्या होता है 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू होता है। यहाँ हम वैल्यू रख देते हैं 1 अपॉन एजेटिस रहेगा। बी क्या है आपका, बी है प्रतिबिंब की दूरी, तो फिर प्रतिबिंब। अब यहाँ स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात हो रही है तो प्रतिबिंब की हमने क्या लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी लिखते हैं हम यहाँ डी लिखते हैं। ओके, तो डी आपका वैल्यू हो जाएगा माइनस रहेगा। अब 1 माइनस यू, 1 अपॉन यू है, यू की वैल्यू भी हम क्या है माइनस में लेंगे, हम पहले चिन्ह परिपाटी से जान चुके हैं। माइनस माइनस आपका यहाँ प्लस हो जाएगा। ओके, अब इस दोनों में हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में डी का गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में डी का गुणा कर देंगे, इस प्रकार से हमारा आ जाएगा। यहाँ हमारा डी से डी क्या है कट जाएगा। तो फिर है दोस्तों हमारे इसके बाद ये आ जाएगा। यहाँ इसके बाद हम क्या है पक्षांतर कर देंगे, -1 है सट जाएगा, +1 आपका हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हो जाता है कंप्लीट हमारा। अब हम समीकरण 3 और आपको 4 को देखना है। समीकरण अब ये देख लीजिए आपका है कौन सा, ये 4 है। समीकरण 3 देखिए, समीकरण 3 में हम जानते हैं कि m बराबर क्या था डी अपॉन यू वैल्यू आई थी, तो इसके डी अपॉन यू की वैल्यू के स्थान पर क्या m लिख सकते हैं और यही हमारा आ जाता है कंप्लीट। ये पहली कंडीशन के लिए हो जाता है। तो दूसरी कंडीशन तो बिल्कुल आसान है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो। जब प्रतिबिंब अनंत पर हो तो हम जानते हैं जब भी प्रतिबिंब अनंत पर हो तो वस्तु कहाँ पर होती है, वस्तु क्या है फोकस पर होती है। तो यहाँ यू के स्थान पर आपको केवल f लिख देना है। तो समीकरण 3 से हम क्या जानते हैं m बराबर डी अपॉन यू होता है, तो डी अपॉन क्या है f लिख देंगे, यू के स्थान पर f लिख देंगे, क्योंकि जब वस्तु क्या है जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो वस्तु क्या होती है फोकस पर होती है। तो बस ये आपका हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको क्या है समझ में आया होगा। कोई दोस्तों डाउट रहता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। प्रतिबिंब का नामांकित चित्र बनाना है आपको। फिर आवर्धन क्षमता के लिए आपको सूत्र निकालना है 2 कंडीशन में। पहला, जब प्रतिबिंब
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। दूसरा कंडीशन है जब प्रतिबिंब अनंत पर हो। ओके, जिस प्रकार से हमने दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए किया, सेम उसी प्रकार से रहने वाला है। थोड़ा सा डिफरेंस है, चलिए समझ लेते हैं। देखिए पहले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसे दोस्तों हम जान लेते हैं। तो कम फोकस दूरी वाले दो उत्तल लेंसों से बने प्रकाशिक यंत्र को हम क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी होता है, चाहे वो आपका सरल सूक्ष्मदर्शी हो, चाहे आपका दोस्तों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो, ये आपके प्रकाशिक यंत्र है। इनमें क्या है, प्रकाश की सहायता होती है जब इन्हें यूज करते हैं। ओके, और जो आपका सरल सूक्ष्मदर्शी उसमें आपको बता चुका हूँ, केवल एक उत्तल लेंस लगा रहता है, जबकि आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंसों का बना होता है, कंप्लीट होता है। आवर्धन क्षमता क्या है, तो इसकी लिए आवर्धन क्षमता भी जान लेते हैं, क्योंकि इन्हें सॉल्व करने के लिए, इन व्यंजकों को सॉल्व करने के लिए आवर्धन क्षमता हमें निकालनी है। ओके, तो आवर्धन क्षमता पता होनी चाहिए। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर आंतरिक कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर आंतरिक कोण के अनुपात को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m कहते हैं। ओके, अब दोस्तों हम क्या है, अच्छे से डायग्राम समझ लेते हैं। मैंने तो आपका डायग्राम रहने वाला है, तो इसे आपको अच्छे से समझने का प्रयास करना है कि किस प्रकार से बनने वाला है। ओके, ये आपको सबसे पहले क्या खींचना है, आपको एक मुख अक्ष रहेगी। इसमें दोस्तों आपके दो लेंस है। ओके, एक आपका ये आपका जो नेत्र के पास रहता है, कि जहाँ से हम देखते हैं ये आपका नेत्रिका का लेंस कहलाता है। ये दोस्तों आपका कौन सा लेंस कहलाएगा, अभिदर्शक लेंस कहलाता है। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ से अभिदर्शक लेंस की यहाँ से हम बात करते हैं। अभिदर्शक लेंस हम बनाते हैं। यहाँ फिर हम क्या है, वस्तु हमारी क्या है, ए बी रखी हुई है। तो ए बी वस्तु रखी हुई है, तो एक हमारा किरण इस प्रकार से सीधी जाएगी और इस प्रकार से निकल जाएगी। ओके, फिर दूसरी जो हमारी किरण निकलने वाली है, इसके क्या है, प्रकाशिक केंद्र से इस प्रकार से निकल जाएगी। और जहाँ ये दोनों आप जानते हैं, जब दो किरण निकलती हैं, जहाँ मिलती हैं, वहीं पर दोस्तों आपका क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ए बी वस्तु का जो प्रतिबिंब बना वो कौन बना, आपका बी डैश ए डैश बना। ये या अपने यहाँ A1 लिखा मैंने, तो आपका B1 A1 बना। तो ये आपका ए बी वस्तु का आपका A1 और B1 आपका प्रतिबिंब बन जाता है। इतना रहता है। इसी प्रकार से सेम आपको अब जो आपका अभिदर्शक लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बना है, ये दूसरे लेंस जो आपका नेत्रिका लेंस है, नेत्रिका लेंस के लिए क्या है, जो प्रतिबिंब है अब ये वस्तु का कार्य करने लगता है। तो नेत्रिका लेंस के लिए जो आपका ए डैश आपका A1 और B1 ये आपका जो प्रतिबिंब बना ये वस्तु का कार्य करेगा। तो यहाँ भी आप इसके लिए क्या है, वस्तु मानकर आपको इसमें चलना है। ओके, तो यहाँ आपके इसके वस्तु रहेगी, तो इसमें भी आपकी रेखा निकलेगी। तो एक तो आपको पता ही है, एक तो आपके प्रकाश से केंद्र से होकर जाती है। दूसरी, अब यहाँ थोड़ा सा डायग्राम में ये गलती हो गई कि जो आपकी रहने वाला है, ये लाइन यहाँ की सीधी होती है, क्योंकि जो आपके प्रकाश की किरण चलती है सीधी चलती है। तो इसको थोड़ा मुझे क्या है, छोटा बनाना चाहिए। तो बिल्कुल ये आपका ये देखिए टेढ़ा है, तो आपको क्या है, इस प्रकार से डायग्राम बनाना थोड़ा छोटा कर दीजिएगा, तो आपका सीधा हो जाएगा। ओके, तो फिर ये आपकी इस प्रकार से सीधी चलेगी और इस प्रकार से आपकी प्रकाश की किरण निकल जाएगी। लेकिन ये आपस में कहीं मिलने वाली तो है नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं पीछे मिलाएंगे, पीछे डॉट डॉट करके मिलाएंगे, तो यहाँ हमारे पॉइंट में मिल जाएंगे। तो यहाँ हमारा बन जाता है आपका नेत्रिका लेंस के लिए प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है, A2 B2। ओके, तो A1 B1 अगर वस्तु मानते हैं तो हमारा इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, A2 B2 बनता है। इस प्रकार से दोस्तों आपका डायग्राम रहने वाला है। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आपकी रेखा यहाँ सीधी रहने चाहिए। ओके, अब हम यहाँ जो आपका बनने वाला है, सबसे पहले क्या बताया जा रहा है, आपका अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर आंतरिक कोण। ओके, नेत्र पर आंतरिक जो कोण आपका रहता है वो बीटा कहलाता है। स्पष्ट दृष्टि की, यहाँ से आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर आंतरिक कोण क्या होगा, आपका अल्फा रहेगा। ओके, यहाँ आपको दो फोकस बना देना है। इसको हम पहले जो आपका अभिदर्शक लेंस के ओ कहेंगे, और इसमें जो नेत्रिका लेंस है इसे ई कहेंगे। ई से आइस होता है, इसलिए ई के लिए दर्शाया जा रहा है। अभिदर्शक लेंस को उसे आपका दर्शाया जा रहा है। ओके, बस हम क्या सबकी दूरियां यूज करनी पड़ती है, तो उसे हम जान लेते हैं। जब अभिदर्शक लेंस के लिए हम क्या दूरी की बात करेंगे, तो वस्तु की दूरी के किस से दर्शाते हैं, यू से दर्शाएंगे, लेकिन यू 0 लिख देंगे, इससे पता चल जाएगा ये दूरी तो है, वस्तु की दूरी तो है, लेकिन किसकी है, अभिदर्शक लेंस से। इस तरह से यहाँ यू ई होगा। यू क्या है, यहाँ का जो आपका A1 B1 है, ये वस्तु का कार्य करता है। तो इससे लेंस से दूरी क्या है, आपकी वस्तु की लेंस से दूरी आपकी यू है, लेकिन ई से प्रदर्शित करेंगे, इससे पता चल जाएगा नेत्रिका लेंस के लिए। इसी बार से हमारा क्या प्रतिबिंब की दूरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे B0 लिखेंगे, यानी BO लिखेंगे, किसके लिए, क्योंकि आपके अभिदर्शक लेंस की जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यहाँ बनता है। इसके लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यहाँ बनता है, इसलिए इसकी दूरी ये हो जाएगी। इसी बार से हमारा BE रहने वाला है। तो ये दूसरे लेंस के लिए जो हमारा नेत्रिका लेंस है, इसके लिए A2 B2 प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसके BE से प्रदर्शित करते हैं। अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की हम बात करते हैं, तो B बराबर क्या हो जाएगा, आपका D हो जाएगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए पिछले वाली भी मैं आपको बता चुका हूँ सरल सूक्ष्मदर्शी में, कि आपको क्या है, D का प्रयोग करते हैं। अब इसी बार से हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो बस सही है। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हम जानते हैं, M बराबर क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर आंतरिक कोण का अनुपात किससे अनुपात होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु के द्वारा नेत्र पर आंतरिक कोण की अनुपात का कहलाता है, आपका आवर्धन क्षमता कहलाता है।
ओके, चलिए अब मैं सॉल्व करके आपको यहाँ से बताता हूँ किस प्रकार से आपका सॉल्वर रहने वाला है। तो आवर्धन क्षमता बराबर हमने क्या यहाँ देखा है, हमने यहाँ दोस्तों देखा है बीटा अपॉन क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ओके, अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, बीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं, अब अल्फा के स्थान पर टेन अल्फा लिख देंगे और बीटा के स्थान पर हम दोस्तों क्या है टेन बीटा लिख देंगे। क्योंकि यदि यहाँ कंडीशन क्या रहने वाली है कि अल्फा और बीटा के मान अगर अत्यधिक छोटे हों, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो टेन आपका बीटा बराबर हो जाएगा टेन बीटा, अल्फा बराबर हो जाएगा टेन अल्फा। इसे क्या है समीकरण एक नाम देकर हम रख लेंगे। अब यहाँ से हम क्या है चित्र से देखेंगे, अब इनकी वैल्यू निकालेंगे। सेम इसी प्रकार से हमने क्या सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए किया है। अब थोड़ा आपको वही पूरा मेथड रहने वाली जिस प्रकार से सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए किया। तो यहाँ से टेन अल्फा और टेन आपको बीटा की जो वैल्यू निकाल लेनी है। सबसे पहले दोस्तों हम निकाल लेते हैं जैसे टेन बीटा की वैल्यू। चलिए चित्र से देखते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो टेन यहाँ बीटा बराबर क्या हो जाएगा, आपका बीटा की बात हो रही है तो बीटा एंगल यहाँ बनना है। तो ये वाला त्रिभुज देखिए, आपका कौन सा त्रिभुज देखना है, A1E B1, ये वाला त्रिभुज देखते हैं। इसमें आपका जो लंब रहने वाला है वो आपका A1 और B1 रहने वाला है। ओके, तो A1 और आपका B1 रहने वाला है लंब। आधार इसमें क्या रहने वाला है आपका E1 B1 रहने वाला है। तो E आपका B1 इसमें क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारी निकल आई टेन बीटा की वैल्यू। इसी बार से हमें फिर टेन अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा कोण हमारा कहाँ बनना है, अल्फा कोण हमारा यहाँ बनने वाला है। तो हमें त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा, ABO। अब त्रिभुज दर्शाते नहीं, डायरेक्ट आपको लिख देना है। ओके, तो ये हमारा त्रिभुज रहने वाला है। लंब इसमें के लिए क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा हमारा, OB हो जाएगा। तो क्या इसका हो जाएगा AB बटे आपका क्या हो, OB हो जाएगा। ओके, अब AB आपका जेटिस रहेगा। OB हमारा क्या है, OB यहाँ हम देख सकते हैं। OB के स्थान पर दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं। अगर हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए बात करते हैं तो हमारा D हो जाएगा। जिस प्रकार से सरल सूक्ष्मदर्शी मैंने दोस्तों आपको बता दिया था, कंप्लीट हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारा जो ये वैल्यू निकली है टेन अल्फा की टेन बीटा की, इसको हम क्या है समीकरण एक में रख देते हैं। समीकरण एक से हम देखते हैं, समीकरण एक से। ओके, तो समीकरण एक से अगर हम इनकी वैल्यू रख देते हैं तो m बराबर आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले अल्फा टेन अल्फा की वैल्यू रखनी है तो आपका A1 B1 B1 इस प्रकार से हो जाएगा। बीटा की वैल्यू रखेंगे AB अपॉन D, आपका इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से अब जो नीचे वाला जो वैल्यू ऊपर जाएगी तो क्या हो जाता है, अब ये नीचे वाली वैल्यू क्या है ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा A-B1। ये तो पहला वाला तो आपका एजेटस रहेगा, लेकिन जब नीचे वाली जो वैल्यू ऊपर जाती है तो पलट जाती है, तो D ऊपर पहुंच जाएगा, AB इस प्रकार से हो जाएगा। बस इसको लिखने का तरीके लिए क्या करेंगे, हम AB को यहाँ लिख लेंगे। ओके, ताकि बाद में हमें क्या दिक्कत ना हो और आगे हमें सॉल्व करने में काम आएगा। ओके, इसलिए हम इसको जमा लेते हैं। बात तो एक ही है, लेकिन इसको हम क्या साइड लिख दिया, इसको साइड लिख लिया और इसको हम क्या है समीकरण दो नाम दे देते हैं। कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमें डायग्राम से देखना है। डायग्राम से आपको यहाँ देखना है A1OB1 A1OB1 ये वाला हमारा जो त्रिभुज है, साथ ही हमारा AOB ये वाला त्रिभुज और हमारा ये वाला त्रिभुज। अगर दोनों हमारे समरूप हैं, दोनों समरूप हैं, समरूप की कंडीशन में क्या होता है, आपने दोस्तों अगर आपने कक्षा 10वीं में NCERT में कक्षा 10वीं में आपका जो छठवां चैप्टर है वो समरूप वाला ही है। ओके, समरूप में क्या होता है, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो अनुपात में होती हैं। तो इसलिए आपका यहाँ इसकी जो दोनों त्रिभुज आपके अगर समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या है अनुपात में होंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से हमने क्या है त्रिभुज की बात मैं आपको कर रहा हूँ। ओके, तो हमने यहाँ लिखी है समरूप त्रिभुज है। कौन कौन से समरूप है त्रिभुज हैं, आपका त्रिभुज A1OB1 है और दूसरा जो आपका त्रिभुज है, दूसरा आपका त्रिभुज कौन है, त्रिभुज आपका AOB। इन दोनों त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों समरूप हैं तो उनकी क्या है संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो आपका A1B1 इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी, अगर आपकी A1B1 है तो इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी, A बटे B हो जाएगी। इसी प्रकार से हम दोस्तों हैं देखते हैं इसके लिए इसके O आपका हो जाएगा OB1 है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके OB हो जाएगा। तो OB1 इसके लिए क्या हो जाएगा, OB। तो ये क्या होता है, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत जो भुजाएं होती हैं अनुपात में होती हैं। ओके, बस अब ये हम यहाँ इसकी क्या है वैल्यू रख देंगे। A1B1 AB की वैल्यू क्या रख सकते हैं, यहाँ इसके स्थान पर हम क्या है OB1 और OB हम रख देंगे। तो ये हमें करना है। ओके, तो समीकरण 2 से हम देख लेते हैं। समीकरण 2 से m बराबर क्या हो जाएगा, A1B1 AB की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं OB1 OB मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका DEB1 आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आपका बन जाता है समीकरण। इसे क्या हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ था। अब दोस्तों हम क्या चित्र से इन सबकी वैल्यू निकाल के लिखेंगे। ओके, सबसे पहले हम निकालते हैं किसकी वैल्यू, OB1 की वैल्यू। ये चाहिए हमको रखने के लिए। OB1 देखते हैं चित्र में कहाँ है हमारा OB1, ये हमारा OB1 है। इसकी हमें वैल्यू चाहिए है तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं अब किसी वैल्यू है हमारे V0, तो यहाँ V0 वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो इसकी हम वैल्यू रख सकते हैं V0। फिर हमें OB की वैल्यू रखनी है तो O और B की वैल्यू क्या हमारे पास है U0। लेकिन हम क्या है किस साइड दिशा में नाप रहे हैं, प्रकाश इस साइड की चल रहा है, प्रकाश की किरण इस साइड चल रही है, लेकिन हम इस दिशा में नाप रहे हैं, इसलिए इसकी क्या है वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये चिन्ह पर पार्टी के अनुसार होता है। DB जो होगा हमारे चिन्ह पर पार्टी के अनुसार क्या है माइनस का हो जाएगा। और EB1 क्या है हमारा
EB1 ये वाला EB1, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारा UE है, लेकिन इसको भी हम क्या है प्रकाश इस साइड चल रहा है, लेकिन इस साइड दिख रहे हैं तो आपका UE तो होगा, लेकिन क्या है माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारी सब वैल्यू आ जाती हैं। और यहाँ दोस्तों आपका है माइनस से माइनस हट जाएगा, तो ये हमारा वैल्यू यहाँ तक निकल कर आ जाती है। चलिए हम नोट्स में थोड़ा देख लेते हैं। तो इसके आगे आपको मैंने यहाँ से समझाया था। ओके, आपका ये आवर्धन क्षमता, फिर आपको बीटा के स्थान पर 10 बीटा, अल्फा के स्थान पर 10 अल्फा लिख सकते हैं। अगर अल्फा और बीटा की मान क्या है अत्यंत कम होगी, इस प्रकार से चित्र से हम क्या है 10 बीटा की वैल्यू निकालते हैं, 10 अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, फिर इसको हम क्या है जो 10 बीटा और 10 अल्फा की वैल्यू निकल कर आती है समीकरण 1 में रख देते हैं। ओके, इसके बाद हमें क्या है इस प्रकार से क्या कर देते हैं, नीचे वाला हिस्सा है जो आपका ऊपर जाएगा तो आपका क्या है पलट जाएगा, ये हमारा इस प्रकार से आ जाता है। अगर ये दो हमारे जो त्रिभुज हैं समरूप होते हैं तो ये हमारे क्या है इनकी संगत भुजाएं अनुपात में होंगी। अब यहाँ से इसी जो वैल्यू है A1 B1 अपॉन AB की वैल्यू, ये हम क्या है यहाँ इसके स्थान पर रख सकते हैं OB1 अपॉन OB रख सकते हैं, तो वो हमने यहाँ रख दी, समीकरण 3 से नाम दे दिया। इसके बाद दोस्तों हमारे चिन्ह परिपाटी के अनुसार इन सबकी हमने निकाल ली है वैल्यू। साथ ही क्या है जो हमारे डी की वैल्यू वो भी ऋणात्मक होगी, वो सब हमने यहाँ वैल्यू रख दी है। ओके, यहाँ फिर आपका ये माइनस माइनस कट जाएगा तो ये हमारा आ जाता है। ओके, अब यहाँ हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। दो कंडीशन है हमारा। पहले यहाँ कंडीशन है, स्थिति है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो हमें लेंस सूत्र लगाना। लेंस सूत्र हम जानते हैं 1/f = 1/b - 1/u होता है। सबकी वैल्यू यहाँ रखते हैं। पहले हम किसकी बात करते हैं, नेत्रिका लेंस की बात करते हैं। ई लिखा है यानी नेत्रिकल लेंस की बात करते हैं। ई की एफ की जगह हो जाए एफ ही हो जाएगा। ओके, अब यहाँ डायग्राम से हमें देखना पड़ेगा। ओके, चलिए निकाल लेते कंडीशन को। मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। ये हमारा लेंस सूत्र है। हमें यहाँ नेत्रिकल लेंस के लिए देखना है तो एफ ही हो जाएगा। बी की वैल्यू प्रतिबिंब की वैल्यू। ओके, प्रतिबिंब की वैल्यू लिखना है नेत्रिकल लेंस से। नेत्रिकल लेंस से हमारे जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ बन रहा है, इसकी जो दूरी है हम इससे क्या है भी से डिनोट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हम स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी के लिए बात करें तो यहाँ आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ आपको रख देना है डी। लेकिन चिन्ह परिपाटी के अनुसार वही आपका रहने वाला है, विपरीत दिशा में नाप रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। फिर माइनस है ही है, यू है तो यू की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों आपका माइनस यू हो जाएगा। ओके, यू के स्थान पर क्या हो जाने वाला है आपका, नेत्रिकल लेंस के लिए यू ही लिखेंगे हम। नेत्रिकल लेंस के लिए कर रहे हैं तो हम यू ही लिख लेंगे। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। ये हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा माइनस डी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा यू ही। आई होप दोस्तों आप इतना समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है, इसके बाद हमें इसमें क्या करना है, डी का हमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है दोनों पक्षों में। चलिए डी का दोस्तों दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं। तो डी का अगर दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं, क्योंकि डी का गुणा करने पर गुणा करना है दोनों पक्षों में, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ डी एफ ही आ जाएगा। इस साइड हम करेंगे तो क्या है डी से डी कट जाएगा, तो एक प्रकार से हमारा क्या बचेगा, यहाँ -1 बचेगा। ऊपर यहाँ डी का गुणा करेंगे डी यू ही आपका हो जाएगा। ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो -1 है इस साइड हम भेज देंगे तो +1 हो जाएगा। तो एक बार से कहेगा तो आपका डी ई बराबर क्या हो जाएगा, डी एफ ही है, डी एफ ही है, ये आपका इस साइड आएगा तो ये आपका क्या है प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ कंडीशन आ जाती है। यहाँ तक दोस्तों मैं आपको समझा दिया है। ओके, देख सकते हैं नेत्रिकल लेंस की बात करें तो एफ के स्थान एफ ही हो जाएगा। भी की वैल्यू रखेंगे तो हमारा भी ही होना चाहिए, लेकिन जो हमारा स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी के लिए निकालना है, प्रतिबिंब की जो दूरी होगी तो डी लिखना पड़ेगा। यू के स्थान पर यू ही हो जाएगा, लेकिन माइनस होगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ओके, कंप्लीट हो जाता है। इसकी यहाँ तक आपका हो जाता है। दोनों पक्षों में डी का गुणा कर देंगे, ये हमारा आ जाता है और इसको हमने क्या है पक्षांतर कर दिया है। इसके आगे देख लेते हैं। अब यहाँ में क्या करना है, समीकरण 4 से देखना है। समीकरण 4 में डी यू यू की डी यू ई है जो, इसकी हमें वैल्यू क्या लिख देना है 1 + डी अपॉन एफ ई, ये वैल्यू रख देनी है। तो ये हमारा आ जाता है कंप्लीट। ओके, ये हमारा आ जाता है स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी के लिए आवर्धन क्षमता। दूसरी कंडीशन रहती है हमारी जब अंतिम प्रतिबिंब क्या है अनंत पर बने। तो हम जानते हैं कि जब भी हम क्या है प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो वस्तु कहाँ होनी चाहिए, फोकस पर होनी चाहिए। तो आपका यू के स्थान पर केवल आपको एफ ही कर देना है। तो समीकरण 4 से केवल आप देख सकते हैं ये पूरा समीकरण 4 है, बस यहाँ यू ही था। यू की जगह हमने क्या कर देना है, आपको एफ ही कर देना है। कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा क्या है संयुक्त जो हमारा सूक्ष्मदर्शी है इसके लिए आवर्धन क्षमता आपको इस प्रकार से ज्ञात करनी है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र चैप्टर के इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन आंसर बता दिए। लॉन्ग में दोस्तों मैंने आपको 6 क्वेश्चन बताए, तैयार करके रखिएगा। 4 नंबर में यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है। बाकी और भी अगर क्वेश्चन रहते तो अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।